The Teacher's Show. The Teacher's Show है ये सरकार, The Teacher's Show है ये सरकार। चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार। The Teacher's Show है ये सरकार, The Teacher's Show है ये सरकार। यहाँ हर टीचर सरकारी है और ये सबसे असरकारी है, असरकारी है। हमारा शो सब पर भारी है, ये जब से शुरू हुआ जारी है, जारी है, जारी है। The Teacher's Show है ये सरकार। चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार। The Teacher's Show है ये सरकार, The Teacher's Show है ये सरकार, The Teacher's Show है ये सरकार। The Teacher's Show। नमस्कार, द टीचर शो के एपिसोड 135 में आपका स्वागत है। और मित्रों, रोज की तरह आज एक नई शख्सियत हमारे साथ है। जी हाँ, आज हमारे साथ जो है वो शख्स नहीं है, शख्सियत है। और वो है उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से प्रोफेसर गोविंद सिंह जी। और अगर हम पिछले 30 सालों का पत्रकारिता का इतिहास लिखने बैठे हैं तो उनके बिना वो पूरा नहीं होता। तो ऐसी शख्सियत हमारे बीच में आज है, और जितने वो बड़े हैं उतने ही सरल, उतने ही विनम्र और उतने ही ज्ञानवान हैं। तो हम स्वागत कर रहे हैं हमारे शो में हमारे आज के अतिथि प्रोफेसर गोविंद सिंह सर का। सर नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार जी, आज बहुत बहुत प्रतीक्षा के बाद आपके दर्शन हुए हैं सर, और हमारे बहुत सारे पूरे देश भर से जो दर्शक इस शो को देखते हैं वो बड़े उत्सुक हैं आपसे मिलने के लिए। जब से मैंने सोशल मीडिया में सूचना दी कि आप इस शो में आ रहे हैं तो हम सब बहुत प्रसन्न हैं आपको यहाँ देख करके। और पिछले अगले 1-1.5 घंटे में हम आपसे बहुत कुछ सीखेंगे। आपके बहुत रोचक अनुभव हैं, कमाल के अनुभव हैं, शिक्षा को लेके, पत्रकारिता को लेके, समाज को लेके, उन सब पर हम बातचीत करेंगे और आपसे सीखेंगे। सबसे पहले हमारा एक सेगमेंट होता है सर, जब हम दर्शकों से एक सवाल करते हैं तो जो भी दर्शक इस शो को देख रहे हैं वो इसका जवाब दे सकते हैं और आप भी इसका जवाब दे सकते हैं सर। तो इस सवाल का सबसे पहले सही जवाब, जी सबके लिए ओपन है ये सेगमेंट, कोई भी इसका जवाब दे सकता है। तो जो दर्शक देख रहे हैं, जैसे जगबीर नेगी जी हैं, नवीन भट्ट जी हैं, शिवांगी पाठक जी हैं, इनके कमेंट्स आ गए हैं, सबको आपको नमस्कार कह रहे हैं सब लोग। तो जो भी इसका सबसे पहले सही जवाब देंगे उनको हम माया ऑप्टिकल्स की ओर से एक बहुत खूबसूरत सा सन गॉगल पुरस्कार स्वरूप देंगे। तो मित्रों, जवाब सवाल के लिए तैयार हो जाइए। मैं जवाब आपकी स्क्रीन पर शेयर कर रहा हूँ। आज का सवाल रहा जी, आज का सवाल रहा ये। सवाल ज्यादातर गिरीश चंद्र जोशी सर पूछा करते हैं, लेकिन आज वो किसी वजह से अभी तक शो में नहीं आ पाए हैं, तो उन्होंने सवाल जो भेजा है उनकी ओर से मैं इस प्रश्न को पढ़ रहा हूँ। वो कह रहे हैं कि इन सम्मानित व्यक्ति को एक पुस्तक के अध्ययन ने विचलित किया और ये पूरी रात सो नहीं पाए। एक बड़ा कार्य करने के लिए प्रेरित हुए, दूसरे संकल्प भी लिए, अनुवाद कर यह पुस्तक मुद्रित भी की, संपादक का काम भी देखा, परंतु नाम आधिकारिक रूप से किसी और का आता रहा। मिठाइयों का त्याग भी किया। हम किन की बात कर रहे हैं सर? ये तो पत्रकारिता से जुड़ा हुआ सवाल है। मुझे लग रहा है कि आप इसका जवाब दे सकते हैं। मैं सवाल फिर से पढ़ना चाहूंगा दर्शकों। पहले पाठकों को जो है, श्रोताओं को देने दीजिए। जी चलिए, हाँ ये अच्छा है सर, ये आपकी मानता है कि इसका मतलब आपको जवाब पता है।
तो अगर अगर कोई नहीं दे पाएगा तो हम आपसे जवाब लेंगे अंत में। तो मैं फिर से सवाल पढ़ रहा हूँ हमारे दर्शकों के लिए। इन सम्मानित व्यक्ति को एक पुस्तक के अध्ययन ने विचलित किया और ये पूरी रात सो नहीं पाए। एक बड़ा कार्य करने के लिए प्रेरित हुए, दूसरे संकल्प भी लिए, अनुवाद कर यह पुस्तक भी मुद्रित की, संपादक का काम भी देखा, परंतु नाम आधिकारिक रूप से किसी और का जाता रहा। मिठाइयों का भी इन्होंने त्याग किया। हम किनकी बात कर रहे हैं, ये आज का सवाल है और ये हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में जोशी सर ने भेजा है। तो आप में से जो भी दर्शक इसका सबसे पहले सही जवाब देंगे, उन्हें माय ऑप्टिकल्स की ओर से एक खूबसूरत सन गॉगल पुरस्कार के रूप में दिया जाएगा। हमारे लगातार दर्शक कमेंट कर रहे हैं और एक जवाब आया है गिरीश चंद्र जी का, गांधी जी। अभी इस पर शो के अंत में जोशी सर बताएंगे कि सही जवाब क्या था। बहुगुणा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुगुणा जी, स्वागत है आपका ऋषिकेश से। बहुगुणा जी फ्रीज हो गए सर, मुझे लग रहा है उनके नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम है। तो हम आपसे बातचीत शुरू करते हैं सर। सवाल के जवाब आते रहेंगे, दर्शकों के कमेंट भी आते रहेंगे और दर्शकों मेरा आपसे अनुरोध है कि हमें लगातार नमस्कार देखिए और हमारा उत्साहवर्धन करिए। वसीम बरेलवी साहब का शेर जो मैं रोज दोहराता हूँ, आज फिर दोहरा रहा हूँ इस शो में, कि उसूलों पर जो आँच आए तो टकराना जरूरी है। उसूलों पर जो आँच आए तो टकराना जरूरी है, जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। तो जिंदा नजर आने के लिए हमने शो किया है और जिंदा नजर आने के लिए आप कमेंट करिए हमारे शो में, लिख के भेजिए आपको कैसा लग रहा है। सबसे सवाल करिए। गोविंद सर का बहुत बड़ा अनुभव है। प्रोफेसर गोविंद सिंह जी को हम गुरु गोविंद सिंह जी भी कह सकते हैं, क्योंकि अब वो गुरु की भूमिका में है जब से पत्रकारिता के बाद यहाँ पर आए हैं। तो सर हम सबसे पहले जानना चाहेंगे, आपके बचपन में हम जानना चाहेंगे कि जी प्राथमिक शिक्षा आपकी कहाँ, आपका गांव कहाँ रहा, कैसे आपने संघर्षों से शिक्षा ग्रहण की और फिर इतना मुकाम जो हासिल किया, इसकी एक संक्षिप्त यात्रा हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को अपनी जुबानी कराएं सर, प्लीज। ठीक 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 से ये जो है सौगांव एक गांव है और मुआनी के पास है। थल मुआनी जो रोड जाती पिथौरागढ़ से, तो जी जी मुआनी से करीब 5-6-7 किलोमीटर दूर है। और अभी भी वहां तक सड़क नहीं पहुंच पाई है। वहां से करीब 1.5-2 किलोमीटर दूर तक ही सड़क पहुंच पाई है। हालांकि जो सड़क अभी है जो पहुंच पाई है वो भी बहुत अपनी प्रिमिटिव स्टेज में है और बहुत खराब हालत में है। वहां भी पैदल ही जाना पड़ता है। तो कुल मिलाकर के अभी भी हमको लगभग 3 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। और उस सौगांव नाम की जगह में मेरा जन्म हुआ। मेरे पिताजी बर्मा में थे। लेकिन बर्मा वो मतलब शादी करते ही तुरंत चले गए थे। 1936-37 की बात है। तो वो जब बर्मा गए तो बर्मा में उस समय जो है वो द्वितीय महायुद्ध शुरू हो गया जाते ही, और उनको कहीं उत्तरी बर्मा की तरफ पोस्ट कर दिया गया। वहां से वो चीन के एक तरह से युद्धबंदी हो गए और लापता हो गए, घर से लापता हो गए। तो जब लापता हो गए तो सरकार ने ये समझ लिया कि मर गए हैं। और उसके बाद जो है वो 12 साल बाद मेरे पिताजी का पता चला और कि वो मतलब कैसे वहां हैं। तो खैर किसी तरह से वो मतलब जो युद्धबंदी वाली जो जेल थी, उस जेल से किसी तरह से भाग करके वो इरावती नदी के किनारे किनारे भटकते हुए किसी तरह से 2-3 साल में मतलब रंगून पहुंचे। और रंगून में उन्होंने किसी तरह से स्ट्रगल किया, कहीं काम कर रहे थे होटल में। तो उनका कहना था बाद में कि उन्होंने एक चीनी जासूस को पकड़ा। तो चीनी सीख गए थे, वो चीन के वहां रहते हुए थोड़ा सा चीनी भी सीख गए थे। और फिर उसके बाद चीनी समझ गए थे मतलब। तो रंगून में उन्होंने एक चीनी जासूस को पकड़ा और उसको पुलिस के हवाले कर दिया। तो इस के इनाम स्वरूप
उनको रंगून, साउथ रंगून के कमिश्नर की तरफ से 50 रुपए का इनाम मिला और दोबारा से वहां नौकरी मिली। अदरवाइज क्या उनके बात है। सारे कागजात वगैरह जल गए थे और जी जी। उसके बाद जो है वो मालूम पड़ा कि ये जीवित हैं। तो इस बीच जो है वो मेरी माँ के नाम पर पेंशन भी अनियमित तौर पर आने लग गई थी और मेरी माँ को के सामने ये ऑप्शन रखा था लोगों ने कि हाँ। यदि आप हम्म। भगवान जी, आप सुन पा रहे हैं क्या? मुझे लग रहा है नेटवर्क की दिक्कत हो गई है। नेटवर्क हर चला गया महीने है। तनख्वाह। हाँ, अब आ हाँ, रही, अब आ रही है आवाज। सर नेटवर्क चला गया था बीच में। सर सर तो सर सर मेरी, नेटवर्क बीच में चला गया था, फिर से थोड़ा पीछे से ओह, आइए। अच्छा कहाँ से? 50 रुपए, 50 रुपए जो है उनको मिले और आपकी माता जी की अनियमित पेंशन आने लगी। हाँ, पेंशन जो है वो पहले ही आ रही थी। तो जी जी मेरी जी माँ जी। ने कहा कि नहीं, मुझे लगता है कि वो जीवित हैं अभी और मैं नियमित पेंशन नहीं लेती हूँ। इसी तरह से कई कुछ इमदाद के तौर पर साल 2 साल में कुछ पैसे आ जाते थे। जी जी। तो अच्छा उनकी जी। शादी के बाद 2-4 दिन के बाद ही पिताजी चले गए थे, तो बच्चे कोई भी पैदा नहीं हुए थे। और अच्छा। उसके बाद जो है जब मालूम पड़ा कि पिताजी जीवित हैं वहां, और उनका जी कहना था, मतलब उनका कहना था कि हमारे इष्ट देव ने उनको बचाया। मतलब हमारे वहाँ एक जो जी देवता हैं, उन्होंने जी उनको जी बचाया। और रात में जो है जो डंगरिया होता है उस हमारे देवता का, अलाइमल नाम के देवता है वहाँ लोकल। जी जी तो जी। वो उस डंगरिया सपने में आए उनके और कहा कि डर हम्म। मत, मैं तेरे को ले जाऊंगा। हम्म। तो वाह। इस तरह से वो दूसरे दिन हिम्मत करके भाग खड़े हुए किसी तरह से। और अच्छा फिर उसके बाद जो है वो घर आए, मतलब बहुत दिन के बाद जो है 3 साल नौकरी की, फिर 1950 में वो घर आए, जी जब वहां से सारे भारतीय लोगों को रिपेट्रिएशन किया जा रहा था, रिपेट्रिएट जी किया जा जी रहा था। तो तब वो जी। आए और उसके बाद हम बच्चे पैदा हुए। मेरे से बड़े 2 लोग हैं, एक सबसे बड़ी मेरी बड़ी बहन है, दीदी हैं, और वो जी। चंडीगढ़ में है। और मेरे भाई जो है वो चंडीगढ़ में ही है, वो भी, वो छोटी सी एक दुकान चलाते हैं। उसके बाद मैं पैदा हुआ और जब मैं 8 साल का था तो मेरे पिताजी की डेथ हो गई थी। जी क्योंकि वो मतलब बहुत जंगलों में भटकते रहे और वहीं से उनको थोड़ा थोड़ा बीमारी जो है एक तरह से हो गई थी। जी जी। तो इस तरह से जो है बचपन मेरा बहुत ही एक तरह से अभाव में गुजरा। उनकी डेथ के बाद भी उनको, मतलब उनको जो पेंशन मिलती थी डेथ के समय, वो 11 रुपए 12 आने थी। ओ, 11 रुपए 12 आना पेंशन थी, लेकिन वो भी जो है मेरे पिताजी की मृत्यु के बाद मेरी माँ को नहीं जी मिली, क्योंकि कहा गया जी। कि बर्मा वालों को नहीं मिलती है। अच्छा अच्छा। तो इस तरह से जो है बहुत अभाव में, कष्टों में जीवन बीता। मेरे भाई की उम्र 13 साल थी जब वो उनकी मृत्यु हुई। तो भाई जी 8वीं पास किए हुए थे, 14वीं साल में प्रवेश किया था। तो जी उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और माँ के साथ संभालने लगे। लकीली जो जी। है वो सर आवाज, आवाज चली गई। आवाज हाँ कट के लकीली जो है वो आ रही है, आ रही है। मेरी बहन की आ शादी हो रही। गई थी, सबसे बड़ी बहन की शादी जी हो गई थी। जी और जी। इस तरह से प्राइमरी जो है किसी तरह से मैं मैंने पढ़ाई की, और ये नहीं मालूम था कि हम प्राइमरी से ऊपर जा पाएंगे या नहीं। हम्म। तो अच्छा। जी लेकिन ये हुआ कि मेरी माँ के मन में बहुत ज्यादा ये था कि मैं किसी तरह से पढ़ जाऊं। बड़ा लड़का तो नहीं पढ़ पाया, लेकिन ये कम से कम जी पढ़ जाए। तो जी इस तरह से वो मेरे को मतलब पढ़ाई के लिए बहुत प्रेरित करती थी। वैसे मेरे गांव में कोई भी उस समय तक हाई स्कूल पास नहीं था, जो गांव में रहते हुए जिसने हाई स्कूल किया हो, ऐसा कोई आदमी था नहीं। तो मेरी माँ के अंदर बहुत वो थी, चाहे मुझे जमीन बेचनी पड़ जाए, चाहे भैंस बेचनी पड़ जाए, लेकिन तू पढ़ना जरूर। मैं थोड़ा सा पढ़ने में अच्छा था स्कूल में। तो जी प्राइमरी तक जो है मैं अपने स्कूल में फर्स्ट आया था। फिर उसके बाद मिडिल में भी जो 8वीं तक का जो मिडिल स्कूल था वो भी हमारे गांव से लगभग 4-5 किलोमीटर दूर था, खड़ी चढ़ाई थी एकदम। तो जी वहाँ 8वीं तक पास की, वहाँ भी चूंकि फर्स्ट आया था, तो इसलिए सारे टीचरों ने कहा मेरी माँ को कि इनको पढ़ना चाहिए, इसको किसी तरह से पढ़ना जी चाहिए। तो जी इस तरह से फिर मैं अपनी बड़ी बहन के घर में, कनाली छीना इंटर कॉलेज था उन दिनों, और जी वहां जो है पढ़ने के लिए आया। और हालांकि मैं थोड़ी दिनों के बाद जो है वो अपना एक अलग कमरा लेकर के, एक तरह से 2-3 लड़के हम लोग कमरा लेकर के
रहते थे जी। और 9वीं में ही खाना बनाना सीख गए थे। मतलब जी। जंगल से लकड़ी तोड़ के लाना और फिर खाना बनाना, हम लोग जो है इस तरह से काम करते हैं। अपने बर्तन धोना, अपने कपड़े धोना, सारे 9वीं और 10वीं में हमने ये जी। काम किया। और फिर 10वीं में पास हो गए तो फिर उसके बाद मेरे भाई साहब जो है वो आए, उनकी शादी हो गई। फिर वो जी। मुझे अपने साथ जो है वो लेकर के चंडीगढ़ चले गए। वो बहुत मामूली जी। सा काम करते थे। जी। तो जी। उन्होंने अपने हमारे जीजा जी के साथ जो है एक छोटी सी दुकान शुरू कर दी थी। तो जी। तो उनके साथ में वहां चला गया। और फिर उसके बाद उन्होंने ये कहा कि भाई ये तुम लगातार पढ़ते जाओगे, ये तुम ठीक से पास होते जाओगे तो पढ़ते रहना, मैं रोकूंगा नहीं। लेकिन ये आम तौर मतलब मोटे तौर पर ये है कि 12वीं पास तक तुम जो है वो कर सकते हो यहाँ पर। 11वीं में जी। मैं चंडीगढ़ गया और जी। फिर लकीली जो है वो मैं ठीक से पास होता गया। जी। और जी। बीए पास करने के बाद जो है मुझे ये था कि जैसे पहाड़ी तमाम लड़कों के मन में होता है कि आर्मी में जाएं। तो जी। मैंने सीडीएस का इम्तिहान दिया, कंबाइंड डिफेंस सर्विस का। और जी। उसमें जी। रिटर्न में मैं पास हो गया। इंटरव्यू के लिए जब मैं जी। बीए फाइनल का एग्जाम दिया तो इंटरव्यू के लिए बुलाया गया बेंगलोर। जी। और वहां मैं इंटरव्यू में मतलब फेल हो गया। उसमें खास करके मुझे जो लगता था कि मैं जी। साइकोलॉजी में जी। मैं उन्हें जी। लगा कि ये ठीक आदमी नहीं है। हालांकि मैं जी। फिजिकली मतलब कमजोर था, पर मैं सब सीख लिया था। हर्डल्स जी। वगैरह पार करना और तरह तरह की जितनी भी एक्टिविटीज वो करवाते थे वहाँ 5 दिन में, वो सब जी। मैंने जी। जी। किए। और अंतिम दिन इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू भी अच्छा हुआ मेरा। तो जी। उन्होंने कह दिया कि भाई तुम्हारा जो है ना थोड़ा सा एप्टीट्यूड आर्मी का जैसा नहीं लग रहा है, ये उन्होंने अच्छा। मुझे कह दिया अच्छा। था। और वहां हाँ। से मैं फेल हो गया। तो हम्म। मैं बड़ा निराश सा जो है घर आया और मैंने अपने भाई को बताया कि अब मैं क्या करूं, बीए पास कर लिया है जी। तो कहीं नौकरी वोकरी ढूंढते हैं। तो वो जो दुकान थी भाई साहब की वो इंडस्ट्रियल एरिया में थी। तो उन्होंने कुछ वहाँ जो दुकान में लोग आते रहते थे उनसे जी। कहा भाई कहीं कुछ क्लर्क की या कुछ इस तरह की नौकरी दिलवा दो। तो एक जगह मुझे सेल्समैन की नौकरी ब्लोप्लास्ट में, जो वीआईपी कंपनी है, वीआईपी जी। जो जी। बैग वैग बनाते हैं, तो जी। ब्लोप्लास्ट कंपनी वालों ने कहा भाई हम सेल्समैन बना देंगे इसको। तो अच्छा। इसी बीच मतलब तब तक रिजल्ट आ चुका था बीए का, बहुत दिन हो गए थे। जी। और जी। मेरे पास जो है वो हिंदी ऑनर्स भी था, एक हिंदी ऑनर्स बीए जी। सेकंड ईयर और फाइनल, मतलब तब वो 3 इयर्स डिग्री कोर्स होता था आफ्टर 11th। मतलब जी। 11वीं के बाद 11वीं जी। को प्री यूनिवर्सिटी कहते थे वहां पर। और जी। 11वीं के बाद जो है वो 3 साल की डिग्री होती थी हमारे यहाँ। जैसे मतलब यहाँ उत्तराखंड में 2 साल की डिग्री होती थी तब, इंटर के बाद 2 साल की डिग्री। वहाँ 11वीं के बाद 3 साल की डिग्री चंडीगढ़ में होती थी। तो यूसी बोलते थे, वो यूसी। ऑनर्स का रिजल्ट तब तक नहीं आया था। तो मैं जी। एक दिन बैठा हुआ था अपने भाई के दुकान में, तो एक लड़का आया हमसे, एक सीनियर था। तो उसने कहा जी। कि तेरा ऑनर्स का क्या हुआ। तो मैंने कहा कि मुझे मालूम नहीं, अभी तो रिजल्ट ही नहीं आया है। तो उन्होंने कहा अरे नहीं नहीं, रिजल्ट आ चुका है, रिजल्ट आए हुए तो हफ्ता 10 दिन हो गया है। जी। तो और जिनको यूनिवर्सिटी जाना है, आगे की पढ़ाई करनी है, वो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। तो जी। मैं दूसरे दिन जो है भागा भागा अपने कॉलेज में गया। और हमारी जो हिंदी पढ़ाती थी, मेरे पास हिंदी ऑनर्स था, तो हिंदी जो पढ़ाती थी मैडम, वो वाइस जी। प्रिंसिपल भी वहाँ की स्कूल कॉलेज की थी, गवर्नमेंट जी। कॉलेज था। तो हम्म। उन्होंने जो है मुझे बाहर ही मुझे खड़ी मिल गई और उन्होंने मुझे कहा अरे बेटा आओ आओ, तुम तो बहुत अच्छे हो, तुमने बड़ा अच्छा नाम कर दिया। मैं बहुत मायूस था, मतलब डिप्रेस था। मैंने कहा कि मैडम मैं तो फेल हो गया आ गया हूँ, आप क्यों कह रही हैं ऐसा। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, तुमने जो है बीए ऑनर्स में यूनिवर्सिटी में टॉप किया है और 10 साल के बाद जो है हमारे कॉलेज को ये मेडल, गोल्ड मेडल मिलेगा। तो वाह। इस तरह से जो है वो उन्होंने बहुत खुशी जाहिर की और बड़े गले से लगाया और कहा कि जाओ तुम सीधे यूनिवर्सिटी जाओ, वहाँ हिंदी डिपार्टमेंट के जो हेड हैं उनको जो जी। है मेरा नाम ले लेना और तुम वहाँ एडमिशन ले लो, अभी चले जाओ। जी। तो जी। वाह। इस तरह से जो है वो मेरी एमए की पढ़ाई शुरू हुई। मैं उसी जी। समय यूनिवर्सिटी गया तो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट मुझे मिल गए। जी। तो उन्होंने कहा कि भाई तुम तो कहाँ थे अभी तक, तुम्हारा नाम
मेरिट में टॉप पर था और हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, तुम कहाँ थे? मैंने कहा सर मैं ऐसे ऐसे आर्मी के इंटरव्यू में चला गया था। बोले अरे नहीं नहीं, इंटरव्यू क्या करना है आर्मी का, तुम यहाँ जो है एडमिशन लो। तो उनका दूसरे दिन सुबह जो है आकर के तुम एक छोटा सा इंटरव्यू दे देना। तो विभागीय एक इंटरव्यू कमेटी थी, एडमिशन कमेटी, उसने मेरा इंटरव्यू जैसा लिया थोड़ा एमए के लिए, और फिर उसके बाद उन्होंने जो है वो कहा कि ठीक है, एक पर्ची दी और फीस जमा करके आओ। तो इस तरह से मैंने फीस जमा की और अपने भाई को मनाया एक तरह से कि मैं एमए करना चाहता हूँ। उन्होंने ये भी मुझे मतलब यूनिवर्सिटी में ये भी मालूम पड़ा कि जो टॉपर होता है उसको यूनिवर्सिटी का स्कॉलरशिप मिलता है 100 रुपए मंथली। तो काफी ज्यादा था उस समय 100 रुपए मंथली जो है, और बहुत ज्यादा माना जाता था। यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप उसको बोलते थे। जो बीए ऑनर्स में टॉप करेगा उसको 2 साल के लिए एमए में 100 रुपए मंथली जो है वो स्कॉलरशिप मिलता था। फीस वहां के 15 रुपए या 20 रुपए ऐसे थी एमए फर्स्ट ईयर की। तो इस तरह से जो है वो मैंने एमए में एडमिशन लिया हिंदी में, और खैर वहां भी मैं फर्स्ट आया, और बाद में फिर एमफिल किया। एमफिल करने के साथ ही साथ 1981 में जो है मैंने पत्रकारिता का डिप्लोमा किया। वहां भी एक लकीली में मुझे जो है वो एक गोल्ड मेडल मिला ऑल इंडिया का। भारतीय विद्या भवन से मैंने डिप्लोमा किया। तो उस डिप्लोमा में भी फिर नेटवर्क की थोड़ा सा दिक्कत मुझे लग रहा है हो गई है। सर की आवाज अब तक नहीं आ रही है। इस बीच प्रोफेसर डीआर पुरोहित जी हैं, संभवतः शिमला में होंगे, तो वो नमस्कार कर रहे हैं हमारे आज के अतिथि सर गोविंद सर को। रजनीकांत शुक्ला जी कह रहे हैं बहुत सुंदर। आपकी जो कहानी आ गया। तो इस तरह से जो है वो डिप्लोमा इन जर्नलिज्म किया, लेकिन मेरी जर्नलिज्म में शौक बहुत था। टीचिंग में जाने से बेहतर यह है कि असल में मैं जब एमफिल कर रहा था तो मैंने देखा कि जो टीचर्स हैं उनके अंदर जो है बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स है, और बहुत छोटे छोटे काम जो है, जो यूनिवर्सिटी के जो अध्यापक हैं वो बहुत छोटी छोटी पॉलिटिक्स करते हैं। हम चूंकि एमफिल में बहुत कम विद्यार्थी होते हैं, 10-12 होते हैं, वो धड़ों में बढ़ जाते हैं। मतलब किसी टीचर का ये ग्रुप है, किसी टीचर का ये ग्रुप है, और वो बच्चों पर जो है एक तरह से निकालते हैं अपनी भड़ास। तो बच्चों को कम नंबर देना, किसी को बढ़ा देना, किसी को कुछ कर देना, इस तरह से वो करते थे। तो इस तरह से जो है मुझे एक तरह से बड़ा मोहभंग जैसा हुआ, और फिर मुझे ये भी लगा कि मतलब रिश्वतखोरी भी बहुत ज्यादा है। तो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का मैंने भरा फॉर्म में, मुझे मालूम पड़ा मतलब वहां के सोर्सेज से कि जो मेरिट है, मेरिट में मेरा तीसरा नंबर है करके, मतलब 66% मेरे एमए में आए थे। तो लेकिन वहां जो है बाद में मालूम पड़ा कि साहब यहाँ तो एक तो बहुत भयंकर जातिवाद है, और हरियाणा से बाहर के लोगों को नौकरी नहीं मिलती है। फिर साथ ही एक दलाल ने ये बताया 30,000 रुपए लगेंगे। तो उन दिनों 30,000 रुपए बहुत ज्यादा होते थे 1981 में। मैंने कहा कि मैं 30,000 रुपए नहीं दे सकता हूँ, और मेरा कुछ हुआ नहीं मतलब कुल मिलाकर के उसमें। और उसके बाद जो है फिर मैं खैर एमफिल मैंने किया, और एमफिल करने के बाद मैंने ये सोचा कि जहां अपने आप नौकरी मिल जाएगी वहां मैं जाऊंगा जल्दी से जल्दी, क्योंकि घर की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि मैं रेगुलर पीएचडी कर पाता, या कुछ और मतलब यूनिवर्सिटी में रह करके लेक्चरशिप का इंतजार करता 3 साल 4 साल। तो मैंने वो नहीं किया, और मुझे पहली नौकरी मिली हिंदी अनुवादक की। तो वो आईसीएआर का एक इंस्टीट्यूट है देहरादून में। देहरादून में सेंट्रल सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट है। वहां पर हिंदी अनुवादक की वैकेंसी निकली है। मैंने अप्लाई किया और उसमें मेरा हो गया, और मैंने वो नौकरी ज्वाइन कर ली। लेकिन पत्रकारिता चूंकि मैं काम करता था, अखबार में लिखता उखता बहुत ज्यादा था। एमए फर्स्ट ईयर में जब मैं था तब मेरे लेख वगैरह छपने शुरू हो गए थे, और सब जगह मतलब धर्मयुग में, नवभारत टाइम्स में, दैनिक ट्रिब्यून चंडीगढ़ से निकलता था, उसमें मैं नियमित रूप से लिखता था। तो इस तरह से जो है वो पत्रकारिता में मेरी दिलचस्पी जो है बहुत ज्यादा बढ़ गई।
और बाय चांस जो है वो टाइम्स ऑफ इंडिया में ट्रेनी जर्नलिस्ट की वैकेंसी आई, और उस वैकेंसी को वो भी लकीली मुझे मिल गई वैकेंसी भी। मैं मतलब आईएमए जो देहरादून में है, वहाँ मेरा एक दोस्त जो है वो कैडेट था, मेरा बैचमेट। तो उसको मिलने के लिए आईएमए गया हुआ था, तो वहां से शाम को लौट रहा था। मैंने कहा चलो एक नाई की दुकान पर बाल कटवा लेता हूँ। वहां मैं अपने बाल कटवाने लगा, तो वहां पर मैंने अखबार जो है वो नवभारत टाइम्स देखा। तो नवभारत टाइम्स जब देखा तो नवभारत टाइम्स में विज्ञापन निकला हुआ था ट्रेनी जर्नलिस्ट का। मैंने कहा अरे वाह, ये तो बड़ा अच्छा है, तो अप्लाई करता हूँ। तो मैंने अप्लाई कर दिया। उसके साथ एक निबंध लिख करके भेजना होता था, और तो उसी निबंध के आधार पर आपकी स्क्रीनिंग होती थी। और फिर छटाई में खैर मेरे को स्क्रीनिंग में मैं पास हो गया, और टेस्ट के लिए बुलाया गया दिल्ली में। फिर वो दिल्ली के टेस्ट में भी मैं ठीक से पास हो गया। बल्कि ये मालूम पड़ा मुझे बाद में कि दिल्ली वाले टेस्ट में मैं फर्स्ट आया हूं करके। लेकिन मेरे मतलब दिल्ली के अलावा कलकत्ता, अहमदाबाद और बम्बई में भी टेस्ट होते थे। वहां से फिर सब लोगों को मिला करके जो पास होते थे उनको बम्बई में फाइनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता था। और जब बम्बई में बुलाया गया तो वहाँ सब लोग मिलते थे वहां पर, और वहां फिर जो है वो पास हो गया। 4 लोग हम लोग पूरे देश भर से ट्रेनी जर्नलिस्ट बन गए, और उसके बाद से पत्रकारिता शुरू हुई। तो ये एक तरह से मोटे तौर पर कहानी है। और अब बहुत आप बढ़िया। पूछिए। आपके कहानी भी तो फिल्म बन जाएगी साहब। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर कहानी फिल्म आवाज बनेगी। नहीं आ रही। बहुत प्रेरक कहानी है सर आपकी, बहुगुणा जी कह रहे हैं। जी बहुगुणा जी मैं बोलिए। कह रहा आपकी कहानी पे फिल्म बन सकती है, एक बहुत सुंदर फिल्म बन सकती है, आवाज जो कि नहीं लोगों आ के रही है, लिए। इसमें क्या किया जाए? आवाज नहीं आ रही है? सर साउंड थोड़ा बढ़ा लीजिएगा, आवाज मेरी मुझ तक पहुंच रही है बहुगुणा जी की आवाज में दिक्कत नहीं है, थोड़ा आपकी सा। आवाज भी नहीं आ रही है असल में। अच्छा। जी वो आपकी आवाज कम भी कर बहुत रखी कम होगी, आ रही है। आवाज कम कर रखी होगी सर, थोड़ा आवाज बढ़ा लीजिएगा। नहीं नहीं, बढ़ी भी आवाज। नहीं, लेकिन बहुगुणा जी की आवाज मुझे सुनाई दे रही है, और बहुगुणा जी आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ, मेरे को आपकी भी आवाज सुनाई दे रही है, और प्रोफेसर साहब की आवाज भी सुनाई दे रही है। मैं साफ सुन मैं रहा एक हूँ बार दोनों को। माइक बंद करके फिर चलाता हूँ, देखता हूँ। जी ऐसा कर लीजिए एक बार। नहीं, वो आप बाहर जाके स्टार्ट कर रहे। तो बहुत शानदार, बहुत ही प्रेरक कहानी सर की है बहुगुणा जी, और वाकई आपने सही कहा, इस पर फिल्म बन सकती है। और हमने एक नाटक किया था ठुलछलिया, अब से करीब 15 साल पहले। तो वो जो मुख्य पात्र था उसकी कहानी सर के पिताजी की कहानी से काफी मिलती थी। बिल्कुल लगभग वही कहानी है सर। मैं आपको कभी दिखाऊंगा वो नाटक की रिकॉर्डिंग। तो मैं तो बहुत खो गया था बेहतरीन वो थोड़ी देर नाटक। के लिए। हाँ बहुत कमाल। और हमारे जैसे बहुत सारे जो दर्शक देख रहे हैं सबके लिए बड़ी प्रेरक कहानी है सर। तो उसके बाद आप पत्रकारिता में आ अच्छा। गए, नवभारत टाइम्स में। तो उसके आगे की कहानी थोड़ा बताइएगा सर, फिर आपका सफर कैसे रहा पत्रकारिता का? तो ये है कि मैं कंफ्यूजन बहुत था, मतलब बहुत कुछ करने की मेरे अंदर क्षमता थी। और जब एमए में पढ़ता था तो मैं मतलब नौकरी के हिसाब से अपनी करियर की प्लानिंग कर रहा था। तो जी उस समय जो हिंदी पढ़े हुए लोग होते थे जी उनको 2 ही नौकरियां मिलती थी। एक तो अनुवादक बन सकते थे, अनुवादक या हिंदी अफसर। और जी दूसरा जो है वो टीचर बन सकते थे, टीचर या लेक्चरर जो भी कह लीजिए। जी और तीसरा रास्ता मैंने पत्रकारिता का चुना था। तो पत्रकारिता मेरे लिए 3 रास्तों पर इकट्ठे काम कर रहा था। जी एमए करने के बाद जो एमफिल में मैंने 3 कोर्स इकट्ठे किए। जी एमफिल जो है वो 9 बजे से 1 बजे तक उसकी क्लास लगती थी। और जी उससे पहले 8 बजे से 9 बजे तक एक पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन होता था, वो भी जी मैंने किया। और 8 बजे पहुंच जाते थे, 8 बजे से 9 बजे तक ट्रांसलेशन की क्लास करते थे। फिर उसके बाद 9 बजे से 1 बजे तक एमफिल की क्लास करते थे। फिर उसके बाद जो है घर आ जाते थे, और घर से फिर शाम को 6 बजे से 8 साढ़े 8 तक पत्रकारिता की क्लास होती थी। तो जी तीनों मतलब मैंने प्लानिंग एक तरह से की कि कहीं तो मिलेगी नौकरी। असल में उस समय नौकरी बहुत मुश्किल से मिलती थी। और पहले पास करो, परीक्षा एग्जाम पास करो, फिर अप्लाई करो, फिर उसका एक्नॉलेजमेंट आएगा 1 महीने के बाद। फिर उसके बाद जो है वो 6 महीने के बाद टेस्ट होगा, फिर इंटरव्यू होगा।
मतलब 2-3 साल लग जाते थे स्ट्रगल करते करते। हर आदमी को 3 साल जी का स्ट्रगल कम से कम करना पड़ता था, चाहे आप जी बीए करें चाहे आप एमए करें, तो ये बहुत जी ज्यादा होता था। तो मैंने ये सोचा कि मेरी स्थिति ऐसी है नहीं कि मैं बहुत इंतजार कर सकूं, मुझे फटाफट जो है नौकरी करनी है। तो जो मेरा जी ट्रांसलेशन वाला डिप्लोमा था वो सबसे पहली नौकरी में मुझे मेरे काम आया। उसके साथ हमको लकीली ये था कि जो ट्रांसलेशन का डिप्लोमा था, एक किताब का अनुवाद भी करना पड़ता था हिंदी में, अंग्रेजी से जी हिंदी में। तो वो जी किताब जो है मैंने मतलब बाकी बच्चे ये करते थे कि वो कोई भी जो है पुरानी उरानी जो है, जैसे आपने देखा होगा कि करते रहते हैं लोग, जी पुरानी किताब ले लिया और छोटी सी हल्की फुल्की, और या किसी का पहले ही अनुवाद। जी आवाज आ रही क्या? जी हाँ, अभी हम सुन रहे जी हैं आ आपको। रही सर, आ रही आ रही हाँ, आ तो रही सर। आपकी थोड़ा कम सुनाई दे रही, मैं बोल लेता हूँ। खैर, तो इस तरह हाँ से आ जो रही है सर वो आपकी आवाज। बड़ी मुश्किल होती थी। तो पहली नौकरी जो है वो मुझे पत्रकारिता, ये ट्रांसलेशन की वजह से मिली। किताब एक जी अनुवाद मैंने सचमुच एक बहुत बढ़िया किताब अनुवाद की, जो उसी समय जी छप के आई थी। मेरे एक अध्यापक थे जिनके भाई जो है वो अमेरिका में रहते थे, उन्होंने जो है एक जी किताब जो है वो इकोनॉमिक्स की किताब थी। वो इकोनॉमिक्स मेरा विषय बीए में था, एक विषय जी था। तो उन्होंने कहा कि भाई इसको चाहो तो अनुवाद कर लो, बहुत बढ़िया है, मेरे भाई साहब ने लिखी है। और इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया में उस समय उसका रिव्यू आर्टिकल छपा था 2 पेज का। जी बहुत बढ़िया किताब अच्छा थी। वो किताब का नाम था ब्रिटिश द मैग्निफिशिएंट एक्सप्लॉइटर्स ऑफ इंडिया। तो जी मतलब ओ एक तरह से आर्थिक इतिहास था भारत का, और 18वीं शताब्दी से पहले भारत की क्या आर्थिक स्थिति थी, क्या हालत जी थी, उसके बारे में बहुत ही बढ़िया वो विवरण उन्होंने पूरा अमेरिका और यूरोप और लंदन वगैरह के आर्काइव से छान मार करके किताब लिखी थी। जी तो खैर मैं बहुत खुश हुआ, चलो मैं करता हूँ इसको। हालांकि मेरी अंग्रेजी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी उस समय, जी लेकिन मैंने उसको किसी तरह से अनुवाद किया, और बाद में वो प्रभात प्रकाशन वालों ने छाप भी दिया। उन्हीं मतलब जो लेखक ओरिजिनल थे, उन्हीं के कहने पर प्रभात प्रकाशन ने उसको छाप दिया। जी तो उसके जी लिए मुझे बल्कि उन लोगों ने जो है 2000 रुपये अलग से दिए, और मेरी यूनिवर्सिटी में वो जमा हो गया। तो वो जी काफी अच्छा काम था। तो वो जहां भी मैं जी वो काम लेके जाता था, तो वो जो इंटरव्यू वाले हैं वो प्रभावित हो जाते थे। और इस तरह से पहली नौकरी मिल गई। फिर दूसरी नौकरी मैंने अपनी इच्छा से जो है पत्रकारिता, वो भी मैंने डिप्लोमा कर ही रखा था, और उसमें भी मैं जी गोल्ड मेडलिस्ट था। जी जी और फ्रैंक मोरिस नेशनल अवार्ड उसको कहते थे, वो मुझे मिला था। जी तो वो नौकरी मुझे मिल गई। फिर तीसरी जो है जी मैंने कहा कि चलो अब मतलब टीचर जो है बनने की वो इच्छा थी एक मन में। खैर, जी लेकिन क्या हुआ कि बम्बई में बहुत मुश्किल होती थी, मतलब मकान वकान नहीं मिलता था। किसी तरह से हम लोग जो है जी लॉज वॉज में रहते थे, या कहीं पर जो है जी 5-6 लोग मिल करके रहते थे एक कमरे में। एक कमरे में जैसे मैं जैसे जो शुरुआत में मैं रहा, एक काका हरिओम थे धार्मिक उप संपादक, वो जी बेचारे राम तीर्थ मिशन के सेक्रेटरी हुआ करते थे तब देहरादून में। किसी जी जान पहचान के थ्रू मैं देहरादून से उनका परिचय लेके गया, तो उन्होंने कहा कि चलो तुम मेरे साथ आ जाओ, कहीं शरण नहीं जी मिल रही थी। तो उन्होंने जी अपने साथ मुझे रखा, और वो बेचारे संन्यास आश्रम जो एक था विले पार्ले में बम्बई में, उस जी संन्यास आश्रम का आपने नाम सुना होगा, चल सन्यासी मंदिर में। वो उसी जी मंदिर की जो शूटिंग हुई थी। और गुलशन कुमार जो मारा गया वो भी उसी मंदिर के अहाते में मारा गया। तो वो अच्छा 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 संन्यास आश्रम में उनको एक कमरा जो है, चूंकि वो ना रामतीर्थ मिशन के आदमी थे, और रामतीर्थ मिशन की संपर्कों से उन्होंने किसी तरह से एक छोटा सा कमरा जो है वो ले लिया था। उसमें वो 2 लोग रहते थे, और उन्होंने कहा जी कि चलो तुम भी आ जाना, दरी बिछा करके हम लोग सो जाएंगे इसी में। तो हम जी लोग उसमें रहते थे। बड़ी मुश्किल से, बहुत प्रॉब्लम होती थी। तो मैं दिल्ली ट्रांसफर के लिए कोशिश कर रहा था नवभारत टाइम्स में। 1 साल के बाद जी कंफर्म हो गया, तो नवभारत टाइम्स में जी आ गया। शुरू में ट्रेनिंग मेरी जो हुई वो धार्मिक में भारती जी के साथ हुई। भारती जी भी मुझे वहां कंफर्म कर रहे थे, नवभारत टाइम्स से उप संपादक बना रहे थे। लेकिन मैंने जी कहा कि साहब जो है वो मुझे दिल्ली जाना है, इसलिए नवभारत जी टाइम्स, उन दिनों नवभारत टाइम्स भी नंबर 1 अखबार था देश का। तो इस जी तरह से बिल्कुल जो है मैं नवभारत टाइम्स के तहत जो है वो बहुत कोशिश की 3-4 साल तक कि दिल्ली आ जाऊं करके, लेकिन दिल्ली जी ट्रांसफर नहीं हुआ।
तो इसी बीच जो है IDBI इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है, वहाँ हिंदी अफसर की वैकेंसी निकली और मैंने अप्लाई किया तो मुझे वो नौकरी मिल गई। और कलकत्ता में जो है वो बहुत बढ़िया जो है वो घर के साथ, मकान के साथ हमको मैं हिंदी अफसर था वहाँ। और बहुत बढ़िया, मतलब कलकत्ता, मेरी बंगाल, बिहार, सिक्किम, नॉर्थ ईस्ट और उड़ीसा, ये सब इलाकों में मैं घूमता रहता था, वहाँ हिंदी कार्यशाला वगैरह आयोजित करता था। इस तरह से मतलब बड़ी बढ़िया नौकरी थी। और वो IDBI जो है वो रिजर्व बैंक की नौकरी के बराबर ही समझा जाता था उस समय। उसका जो पे स्केल है, जो जनरल, जो बाकी कमर्शियल बैंक हैं उनसे ज्यादा स्केल उसका होता था। और सुविधाएं बड़ी मिली हुई थी, मतलब जो एम्प्लॉइज के हित में जो भी फैसला होता था वो तुरंत वो करते थे और मिल जाता था सब। बहुत बढ़िया। तो इस तरह से जो है वो मैं कलकत्ता पहुंच गया। और कलकत्ता मुझे बहुत अच्छा शहर लगा एक हिसाब से, क्योंकि बम्बई में क्या है कि गरीब आदमी नहीं रह सकता, उसको झोपड़पट्टी में ही शरण लेनी पड़ती है। जी बिल्कुल सही कह और रहे हैं आप। बम्बई में एक तरह से कोई भी आदमी जो है, जो बम्बई में रह रहा 20 साल से भी रह रहा हो, तो वो अपने को बम्बई का नहीं समझ सकता है। मतलब बड़ी एक अजीब सी वहाँ बहुत ज्यादा प्रोफेशनलिज्म है, कमर्शियलिज्म बहुत ज्यादा है, लेकिन मानवीयता नहीं, मतलब वहाँ बम्बई में ये मुझे लगा। तो बम्बई से निकलना चाहता था किसी भी तरह से। फिर बाद में कलकत्ता आए तो कलकत्ता बहुत अच्छा शहर लगा। वहाँ एकदम गरीब से गरीब आदमी सरवाइव कर सकता था। मतलब 10 रुपए में, 20 रुपए में शर्ट मिल जाती थी, और खाना भी जो है वो 5 रुपए में मिल जाता था। छोटे छोटे ढाबे थे जहाँ बहुत ही सस्ता सस्ता खाना वाना मिलता था। और ऑफिस से छूटने के बाद लोग भागते नहीं थे, दौड़ते नहीं थे घर के लिए, और गपशप करते हुए जो है वो निकलते थे, बस में आराम से आ रहे हैं। और मानवीय माहौल जो है कलकत्ते का बहुत अच्छा था। तो वहाँ जो है, लेकिन वहाँ रहते हुए मैंने फिर पत्रकारिता करता रहा। धर्मयुग के लिए मैं नियमित रूप से लगातार लेख लिखता रहा। भारती जी जो है वो सब्जेक्ट असाइन करते थे, और मैं वहाँ मेरे पास एक छोटी सी स्कूटी थी, सिल्वर प्लस। उसमें कलकत्ता भर में, मतलब वहाँ के गांव में, आसपास के पूरा डायमंड हार्बर से लेकर के मेदिनीपुर तक सब जगह में घूमता रहता था। और लेख वेख मैंने बहुत लिखे। तो 2-3 साल हुए तो, लेकिन वहाँ तबीयत खराब होने लगी, मेरी भी तबीयत खराब हो गई, अस्थमा जैसा होने लग गया। मेरी पत्नी को कुछ समस्या हो गई, उनका ऑपरेशन कराना पड़ा दांत वांत में। और मेरे बेटे को भी अस्थमा था, मतलब वो 3 साल का हो गया था। तो इस तरह से जो है ना बड़ा मुश्किल हो रहा था। मेरी माँ को भी जो है बहुत अटपटा लगता था, वहाँ कोई बाहरी आदमी नहीं मिलता था। तो इस तरह से मैंने सोचा किसी तरह से मैं दिल्ली पहुंचूं। नौकरी छोड़ करके फिर IDBI की नौकरी छोड़ना बड़ा, मतलब मुश्किल फैसला था। मेरे साथ जितने भी लोग भर्ती हुए, उनमें से किसी ने जो है नौकरी नहीं छोड़ी वहाँ। अब वो अभी रिटायर हुए हैं जनरल मैनेजर या डिप्टी जनरल मैनेजर से। तो मैंने जो है तुरंत जो है फैसला किया, और दिल्ली में जो भी वैकेंसी आनी शुरू की उसमें अप्लाई करना शुरू कर दिया। फिर मैं दिल्ली जो है कि इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड नाम की कंपनी है दिल्ली भिकाजी कामा प्लेस में, वहाँ जो है सीनियर हिंदी अफसर बन करके आ गया। और काफी अच्छा था। वो भी कंपनी बहुत बढ़िया थी, मतलब सरकारी पब्लिक सेक्टर जो है नंबर 1 A क्लास पब्लिक सेक्टर माना जाता था। और काफी वो भी अपने कर्मचारियों के लिए बहुत बढ़िया काम करते थे। तो वहां मैं साल भर रहा। फिर मेरा दिल्ली आया तो नवभारत टाइम्स में आना जाना शुरू हो गया। लेख वेख लिखना और जो काम वाम है वो मैं करने लग गया अखबार के लिए, फ्रीलांसर के तौर पर। तो काफी, जो एक दिन जो है, तो हमारे जो प्रधान संपादक थे राजेंद्र माथुर, उन्होंने कहा कि यार तुम जो है वो शनिवार का दिन था, वो कहने लगे कि तुम शनिवार हो या इतवार हो तो यहीं दिखाई देते हो 2 दिन तो हफ्ते में, तो तुम्हारा मन कैसे लगता होगा वहां। तो मैंने मैंने कहा कि मन तो सर खैर नहीं लगता, नौकरी है इसलिए मैं कर रहा हूँ। तो कितने पैसे मिलते हैं? मैंने कहा इतने मिलते हैं। तो बोले कि चलो, मतलब क्या तुम दोबारा से यहाँ आ सकते हो नवभारत टाइम्स? मैंने कहा कि मैं आ सकता हूँ। तो फिर उन्होंने कहा चलो देखेंगे। और SP सिंह थे, सुरेंद्र प्रताप सिंह, जो आज तक के फाउंडर एडिटर बने, उन्होंने भी कहा कि वो भी पहले से जानते थे, उन्होंने भी कहा कि चलो हम देखते हैं।
या तो तुमको जो है पत्रकारिता का जो संस्थान उनका था टाइम्स ऑफ इंडिया का, वहां रख लेंगे। जी तो जो है कि टाइम्स ऑफ इंडिया निकलने की योजना जो है टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप से वो बनी, जी और उसका अखबार में जी विज्ञापन आया। तो वो जी उसका प्लान ये था कि अंग्रेजी से हिंदी में एक तरह से टाइम्स ऑफ इंडिया जो है उसके ज्यादातर चीजें ट्रांसलेट की जाएंगी, और लेकिन जी अपना ब्यूरो भी होगा, अपनी हिंदी की खबरें भी होंगी, लेख वगैरह सब जो है वो जी हिंदी के ओरिजिनल होंगे। जी तो ये उसमें कहा गया। जी तो जैसे आपने देखा होगा कि इंडिया टुडे हिंदी की है या आउटलुक हिंदी की है, तो उसमें थोड़ा हिंदी जी का होता है ओरिजिनल और थोड़ा सा अनुवादित होता है। उसी जी पैटर्न पर जो है वो निकलने की बात थी। तो उसकी वैकेंसी निकली, और वैकेंसी निकली सहायक संपादक की। जी तो बाकी नीचे की वैकेंसी नहीं निकली। तो मैं जो है मैंने सोचा कि नहीं, सहायक संपादक की नहीं निकली, नीचे की वैकेंसी निकली। सहायक संपादक से नीचे जो है सब एडिटर, जी सीनियर सब एडिटर, करस्पॉन्डेंट, चीफ सब एडिटर, जी यहाँ जी तक की वैकेंसी निकली। जी तो मैंने कहा कि मैं सब एडिटर नवभारत टाइम्स में था, अब एक जंप ऊपर जो है चीफ सब एडिटर के लिए अप्लाई करता हूँ। तो चीफ जी सब एडिटर के लिए मैंने वहां अप्लाई किया, जी और जो मैं लेके गया एप्लीकेशन, तो नवभारत टाइम्स में मेरा एक पुराना दोस्त था। जी उसको मैंने बताया कि भाई मैं चीफ सब के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, ये एप्लीकेशन है, उनको कैसे जी कैसे पहुंचाया जाए। जी उसके जो संपादक डेजिग्नेट थे वो विष्णु खरे थे, मशहूर जी साहित्यकार वो भी। जी तो उसने कहा, उसने मतलब उसको लगा कि देखो ये जो है वो चीफ सब के लिए कर रहा है, वो बहुत ज्यादा शायद मेरे ख्याल से चाहता नहीं था। उसने कहा अगर आप बाहर जाकर के भी चीफ सभी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आप असिस्टेंट एडिटर के लिए अप्लाई कीजिए, जो उससे एक दो ग्रेड ऊपर का मामला था। तो मैंने कहा कि असिस्टेंट एडिटर की तो वैकेंसी नहीं निकली, मैं कहाँ से करूंगा और मुझे क्यों बनाएंगे असिस्टेंट एडिटर। तो उन्होंने कहा कि कर दो, कोई बात नहीं। तो हालांकि वो दूसरे अर्थ में कह रहे थे कि चलो इसका नहीं होगा, नहीं आएगा वापस करके, अपने कंपटीटर के तौर पर देख रहे थे। तो लेकिन मैं अप्लाई किया, और जो जो फॉरवर्डिंग लेटर था, कवरिंग लेटर, उसको मैंने चीफ सब के बजाय असिस्टेंट एडिटर लिख दिया। मैंने कहा होगा तो होगा, नहीं तो देखी जाएगी। मैं मतलब उसकी बातों में आकर के मैंने कर दिया अप्लाई। और उसके एप्लीकेशन के साथ उसमें 10 अपने आर्टिकल लगाने थे, 10 आर्टिकल की कॉपी लगानी थी। मैंने वो लगा दिया, और अलग अलग तरह के लगाए, धर्म के, चौथी दुनिया के, दिनमान के, रविवार के। तो ये सब नवभारत टाइम्स के वो सब आर्टिकल लगाए। तो जो विष्णु खरे थे, उन्होंने मुझे शॉर्ट लिस्ट कर लिया, संयोग से जो है शॉर्ट लिस्ट कर लिया। और करीब 2 महीने के बाद अचानक से एक दिन उनका फोन आया कि तुम्हारा शॉर्ट लिस्ट हो गया है और तुम परसों जो है इंटरव्यू के लिए आ जाओ। मैंने कहा सर मैं तो तैयार ही नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं कोई बात नहीं। मुझे कल्पना नहीं थी कि मुझे इंटरव्यू के लिए आएगा करके, क्योंकि काफी लोग जो है उस समय उस पद के लिए वहां दावेदार थे। जैसे मिसाल के लिए मैं आपको साहित्यकार थे, वो आवाज चले गई खराब सर। डूब रहा था एक तरह से उस समय। तो दिनमान से यहाँ असिस्टेंट के तौर पर आना चाहते थे। तो वो थे, कौन और सर, बहुत कौन? सारे बीच में लोग आवाज थे। चले गई थी तो वो सर, नाम फिर से बताइएगा। छोड़ करके मेरा जो है शॉर्टलिस्ट हो गया। 3 लोग उन्होंने सहायक संपादक या उससे ऊपर के तौर पर अपने साथ 3 लोगों की एक टीम बनाई। मतलब जिसमें एक कुलदीप कुमार थे, वो तब संडे अंग्रेजी के संडे मैगजीन में कलकत्ता छपती थी, उसके विशेष संवाददाता थे। एक सुभाष धूलिया जो हमारे वाइस चांसलर बने बाद में, वो तब आईएमसी में रीडर थे, एसोसिएट प्रोफेसर आजकल जिसको कहते हैं। और मैं तीसरा आदमी मैं था। तो बाद में जो है वो 6 महीने हम लोग खाली बैठे रहे, और कुछ कुछ अखबार नहीं निकला। कंपनी ने बाद में उसको बंद कर दिया। तो मैंने एक दिन खरे जी से जब बहुत घुल मिल गए, बहुत नजदीकी हो गई, तो उनसे पूछा खरे जी आपने बहुत सारी एप्लीकेशन आई थी और इतने सारे लोग जो है बड़े मेरे से ज्यादा अनुभवी और ज्यादा जानकार जो है उन्होंने अप्लाई किया था, तो मुझे कैसे चुना आपने। तो उन्होंने कहा भाई बात यह है कि बाकी लोगों के जो लेख लगे हुए थे वो एक ही ढर्रे के थे।
जैसे उसमें से हमारे एक त्रिनेत्र जोशी जी थे, बहुत वरिष्ठ आदमी हमारे, तो जी जी त्रिनेत्र जोशी ने अपने आर्टिकल लगाए, और लेकिन वो सब आर्टिकल चीन के ऊपर थे। बोले कि त्रिनेत्र के जो है वो 10 आर्टिकल थे, और 10 के 10, 10 में से 9 आर्टिकल जो है चीन के ऊपर थे। अब मुझे चीन के लिए तो अखबार निकालना है नहीं। ऐसे ही दूसरे आदमी थे, तो उन्होंने जो है बिल्कुल साहित्यिक अपना था, बोले कि वो जो है मेरे साथ काम नहीं कर पाए, केवल साहित्यिक मुझे नहीं निकालना, साहित्यिक के लिए मैं पर्याप्त हूँ। तो तुम्हारे जो लेख थे उसमें विविधता थी, 10 लेख जो है अलग अलग वैरायटी के थे। कुछ राष्ट्रीय विषय पर थे, कुछ अंतर्राष्ट्रीय विषय पर थे, कुछ हिंदी के ऊपर थे, कुछ जो है वो कला के ऊपर थे, कुछ नाटक के ऊपर थे, तो कुछ इंटरव्यू थे। तो विविधता उनमें थी। तो विविधता मुझे मुझे लगा कि तुम जो है वो सहायक संपादक बढ़िया बन सकते हो, लिख भी सकते हो। तो इसलिए मैंने तुमको सेलेक्ट किया। खैर बाद में हम लोग फिर नवभारत टाइम्स में आ गए, तो वो बंद हो गया प्रोजेक्ट, और 6 महीने के बाद हम नवभारत टाइम्स में शिफ्ट कर दिए गए, और माथुर साहब फिर हमारे संपादक हो गए। और इस तरह से जो है वो 1990 से 99 तक में नवभारत टाइम्स में सहायक संपादक रहा। उन दिनों जो एडिटोरियल पेज होता था, आखिरी दिनों में जब संपादक लोग विदा हो गए, बहुत सारे हमसे सीनियर लोग, तो मैं सीनियर मोस्ट जो है असिस्टेंट एडिटर था, और एडिटोरियल पेज का इंचार्ज हो गया था वहाँ। और फिर उसके बाद जो है वो ये उन दिनों ये हो रहा था कि साहब हिंदी पत्रकारिता जो है वो डूब रही है, टेलीविजन ने आकर के उसको खत्म कर दिया है, और अखबार जो है बदल रहे थे। नवभारत टाइम्स अपने आप में जो पहले बहुत बढ़िया बड़ा स्तरीय अखबार माना जाता था, वो उसने अपना स्टैंडर्ड गिरा दिया एकदम से, पंजाब केसरी से कंपटीशन करने लग गया, और बहुत हल्का फुल्का कर दिया अखबार। मतलब अश्लील किस्म की जो तस्वीरें हैं वो पहले पेज पर छपने लग गई। तो इस तरह से जो है वो हमने कहा कि ये तो बड़ी गड़बड़ बात है, मतलब जो पत्रकारिता के उसूल हमने सीखे थे वो ठीक नहीं है, और ये बंद ही नहीं हो जाए। और मतलब मालिकान लोग अक्सर ये कहते रहते थे कि ये नवभारत टाइम्स बंद करना पड़ेगा, बदलो, या तो अपने आप को बदलो, अपने को पंजाब केसरी बनाओ, नहीं तो जो है वो अखबार को बंद कर देंगे हम लोग। ये वो खुलेआम कहते थे उन दिनों। तो इस तरह उससे डर करके एक तरह से मैंने जो है जी न्यूज ज्वाइन कर लिया, और नई नौकरी पकड़ ली, टेलीविजन की नौकरी पकड़ ली। जी न्यूज गया, तो जी न्यूज में बहुत ही, लेकिन जो टाइम्स ऑफ इंडिया का जो सेटअप था वो बड़ा प्रोफेशनल था, बड़ा बहुत बढ़िया सिस्टमेटिक तरीके से वहाँ काम होता था। और जी न्यूज नया नया 1-2 साल पहले जो है वो आया था, और 99 में ही वो 24 आवर का न्यूज चैनल बना था। तो उसमें अराजकता थी बहुत। कोई कोई आदमी जो है 3-3 दिन तक लगातार काम कर रहा है, कोई काम ही नहीं कर रहा है, और जो योग्य है वो कहीं बैठे हुए हैं, और खाली बैठा रखा हुआ एक किनारे पर, और जो समझदार लोग हैं उनको जो है वो किनारे कर रखा है, और जो अयोग्य हैं उनको जो है वो बड़ी बड़ी कुर्सियों में बैठाया गया है। तो इस तरह की एक अराजकता जैसी देखी, मतलब कोई नियम नहीं, कोई कानून नहीं, कोई सेवा शर्तें नहीं। एक तरह से जो है शुरुआती दौर में टेलीविजन था, न्यूज टेलीविजन जो है भारत में शुरुआती दौर का था। तो वहां जो है बहुत ही अटपटा लगा। 1999 के चुनाव में जो है जनरल इलेक्शन में वो अकेला हिंदी का 24 आवर चैनल था, मतलब बाकी एनडीटीवी था वो अंग्रेजी का चैनल था, और हिंदी का बीच बीच में 5-5 मिनट के लिए वो देते थे, लेकिन वो मुख्य रूप से अंग्रेजी का ही चैनल माना जाता था। जी न्यूज जो है पहला हिंदी का चैनल था, तो सारे देश में वो बहुत देखा जाता था, पाकिस्तान में बहुत देखा जाता था, लंदन में, यूरोप में, तमाम उन दिनों बहुत देखा जाता था। उसकी हिंदी भी बहुत गड़बड़, शुरुआत में गड़बड़ थी, बाद में 99 में 24 आवर चैनल बनाया तो फिर हिंदी सही हो गई उसकी। तो पाकिस्तान में लेकिन बहुत वो सुना जाता था, बहुत देखा जाता था। और पाकिस्तान में मतलब पाकिस्तान के मामलों पर हम लोग रोज जो है रात में वहाँ बात करते थे। मतलब हमारे एक स्ट्रिंगर थे जो पेशावर में, रहीमुल्लाह यूसुफ जई, यूसुफ जैसे अक्सर जो है वो बात करते थे और उनसे अपडेट लेते थे। इसी तरह से अल्ताफ हुसैन जो मुहाजिर कौमी मूवमेंट का अध्यक्ष था, वो लंदन में निर्वासित था, रोज उसका सुबह सुबह 5 बजे जो है वो फोन आ जाता था, और कि साहब जो है वो आप मेरा बयान ले लीजिए। तो इस तरह से बड़ा मजेदार काम तो अच्छा था, लेकिन सेवा शर्तें बहुत अटपटी थी, मतलब कोई सिस्टम था ही नहीं। तो मुझे बड़ा अटपटा लगा, और इलेक्शन के बाद जो है वो सारे की सारी जो बड़ी सीनियर लोग थे वो सबको हटा दिया गया।
मतलब मेरे से ऊपर 4 लोग थे जो एडिटर थे, मैं डिप्टी एडिटर था, और मेन डेस्क जो थी उसकी आउटपुट डेस्क उसको बोलते थे, आउटपुट डेस्क का हेड में था। तो मुझे भी हटा करके फिर उन्होंने वापस जो है, पहले रिसर्च में मैं गया था शुरू के 6 महीने, बाद में मेन डेस्क में आ गया था, तो रिसर्च में फिर से भेज दिया, एक तरह से मुझे शंट कर दिया गया। और लकीली वहां जो है वो मुझे फिर बाद में इंटरनेट एडिशन का इंचार्ज बना दिया, gnews.com। वो नया नया उन दिनों 99 में 2000 में नया नया इंटरनेट शुरू हुआ था, और उसका इंचार्ज बना दिया। तो वहां मैं शंट तो किया गया था, लेकिन एक तरह से मुझे ऐसे ही जो है, चलो नौकरी से नहीं निकाला, मेरे से 4 ऊपर के जो लोग थे उनको नौकरी से ही निकाल दिया, मतलब ये कह दिया गया कल से आप मत आना, इस तरह से नौकरी पर निकाला। एडिटर रैंक के 4 लोग थे मेरे से सीनियर, तो मुझे जो है निकाला नहीं, लेकिन मुझे शंट करके पहले रिसर्च में भेजा, और रिसर्च में जो है वो रिसर्च में भी बहुत ज्यादा वो नहीं था, तो मैंने कहा सर, फिर उन्होंने उसी दौरान जो है वो gnews.com और gnext.com करके एक वेबसाइट शुरू की, पोर्टल शुरू किया, उसका इंचार्ज बना के। उन्होंने कहा उसमें जाना चाहते हो? मैंने कहा हाँ उसमें जाना चाहता हूँ, तो नई चीज है, कुछ सीख लूंगा, पता नहीं क्या है। तो लकीली जो उसमें काम कर रहे थे सब एडिटर, मतलब निचले लेवल के लोग, वो बड़े अच्छे थे, बहुत प्यारे थे। हालांकि मुझे उन्हें लगा कि ये भाग भूग जाएगा, हिंदी वाला आदमी है, और लेकिन वो नीचे वाले लोगों ने मुझे इंटरनेट सिखा दिया। और इस तरह से जो है मैंने HTML और तमाम जो URL वगैरह जितना भी है इंटरनेट का, मतलब सीधा वेबसाइट बनाना, ये सब भी जो है सीख लिया उन दिनों। तो मेरा बड़ा मन लग गया, और फिर मैंने एक तरह से पहली वेबसाइट हिंदी की थी उत्तराखंड की, हमारा उत्तरांचल.com, वो रजिस्टर करवाई, और सन 2000 में उसको जब राज्य बन रहा था तो उससे पहले उसको रिलीज कर दिया, और वो बहुत दिन तक वो चलती रही, मतलब 4-5 साल तक चलती रही। लेकिन फिर बाद में उन दिनों कोई विज्ञापन उसके लिए मिलता नहीं था, कोई अपने जेब से ही लगभग, मतलब समझ लो कि 20-25 हजार रुपए तो मैंने शुरू में ही खर्च किया। बाद में भी जो है 10-12 हजार रुपए साल का मेरा उसमें सर्वर का किराया देना पड़ता था, और एक टेक्निकल आदमी था तो उसको थोड़ा थोड़ा पार्ट टाइम का भी काम करता था, तो उसको पैसा देना पड़ता था। तो इस तरह से जो है वो वेबसाइट शुरू हुई। लेकिन फिर खैर इसी बीच जो है वो मुझे आज तक वाले चैनल आ रहे थे 24 आवर का, उन्होंने जो है वहाँ उसके जो हेड थे वो मेरे मतलब साथी थे बम्बई में, नवभारत टाइम्स में। तो उन्होंने कहा कि भाई तुम रिसर्च का काम देख रहे हो, तुमने जी न्यूज का रिसर्च डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश किया है, क्या तुम रिसर्च में आना चाहोगे? तो मैंने कहा कि मैं आना चाहता हूँ, और यहाँ से मैं छोड़ना चाहता हूँ जी न्यूज से। और क्योंकि यहाँ मुख्य धारा में नहीं था मैं उन दिनों, मतलब जो वेबसाइट का काम था वो बहुत ही एक गौण किस्म से अनुवाद करते थे, केवल इस तरह से होता था, PTI से या UNI से कट पेस्ट करके वो लगाते थे बस। तो वो कुछ काम नहीं था उसमें, तो मैंने कहा ठीक है। तो वहां में मतलब मैं आज तक में चला गया, और रिसर्च डिपार्टमेंट का हेड बनकर, और मतलब वहाँ मतलब आज तक जो था वो एक तरह से प्रोफेशनल, पहला तो एक तरह से NDTV को कहना चाहिए, लेकिन NDTV अंग्रेजी का था, और हिंदी के चैनलों में पहला चैनल जो है वो आज तक प्रोफेशनली रन एक तरह से था। उसके मालिक खुद जो है बहुत इन्वॉल्व रहते थे। हम लोग जब भर्ती हुए तो हमारी 1 महीने की ट्रेनिंग जो है वो CNN से आए हुए लोगों ने की। वहाँ 1 महीने तक हमने मतलब एडिटिंग की, कैमरा का काम किया, और सब तमाम जितने भी टेलीविजन में काम होते हैं हर एक आदमी ने वो सीखा, ताकि मतलब हर आदमी हर चीज जान सके। और बहुत सिस्टमेटिक तरीके से काम होता था, लेकिन वहां भी मतलब सेवा शर्तें बहुत अच्छी नहीं थी उन दिनों, और कोई कोई लोग जो है 2-2 दिन तक काम करते रहते थे। ये उन दिनों आम चलन था, मतलब बहुत मतलब सेवा शर्तें बहुत कठिन टेलीविजन की हुआ करती थी, क्योंकि एक एक 1.5 मिनट की स्टोरी को एडिट करने के लिए 2-2 3-3 घंटे लगते थे, और बहुत मुश्किल से काम होते थे। उन दिनों एडिटिंग के सेटअप भी बहुत अच्छे नहीं थे। और लकीली जो है वो भी मुझे 2 साल में छोड़ना पड़ा। उसकी कहानी ये हुई कि जो मुझे लेके गए थे सज्जन, कमर वहीद नकवी, वो पहले न्यूज डायरेक्टर हुआ करते थे। तो मेरे जाने के 1 महीने के बाद उनकी छुट्टी हो गई,
उनको जो है मालिकों ने हटा दिया, और जो उसके हेड बनाए गए वो मेरे से 4-5 साल जूनियर, टाइम्स ऑफ इंडिया में ही, टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप में 4-5 साल जूनियर थे, और बड़े मतलब काबिल आदमी थे। लेकिन उनके मन में एक बात हमेशा रहती थी कि ये सीनियर आदमी है, बहुत सीनियर है, और मुझे डांट उठ नहीं पाते थे, बहुत ज्यादा गाली गलौज करते थे, डांटते थे, बहुत बुरी तरह से जो है वो लोगों से व्यवहार करते थे। तो मुझे वो कर नहीं पाते थे, क्योंकि मेरी बैकग्राउंड जो है उनसे सीनियर वाली थी, और मेरा बैचमेट एक था जो टाइम्स ऑफ इंडिया का, वो उनका टीचर था, टीचर रह चुका था टाइम्स ऑफ इंडिया की ट्रेनिंग में 5 साल के बाद। तो इसलिए वो उनको लगता था एक तरह से मुझे कुछ कहते हुए वो झेप जाते थे। तो कुछ कहते भी नहीं थे, लेकिन मुझे चाहते नहीं थे, वो चाहते थे किसी तरह से चलाया जाए, चल जाए, ये आदमी भाग जाए यहाँ से। तो पहले जो नकवी जी थे, नकवी जी ने कहा था कि भाई तुम जो है वो 6 महीने तक रिसर्च डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश कर दो, और उसके बाद हम आपको मेन डेस्क में ले आएंगे, आउटपुट डेस्क में ले आएंगे। तो मुख्य धारा मानी जाती थी, रिसर्च को एक तरह से गौण काम माना जाता था। हालांकि रिसर्च डिपार्टमेंट की भूमिका बहुत ज्यादा होती थी, सब चीज जो है वो हम रिपोर्टरों को, डेस्क को और सबको खोज खोज करके दिया करते थे। एक तरह से रेफरेंसिंग का काम जो है बहुत ज्यादा उसमें होता था। तो उन्होंने कहा कि अभी तुम ये काम कर लो, और उसके बाद जो है आप जो है वो मेन डेस्क में आ जाना 6 महीने बाद। लेकिन वो बेचारे चले गए, और जो नए आदमी आए वो मुझे चाहते नहीं थे। तो एक तरह से जो है न तो वो मुझे निकाल पाते थे, बहुतों को निकाल भी दिया उन्होंने 6 महीने के अंदर। मुझे नहीं तो निकाला, न वो जो है मुझे कोई महत्व देते थे, और तनख्वाह भी जो है कोई ज्यादा बढ़ी नहीं 2 साल में। तो मुझे लगा कि ये जो टेलीविजन का माध्यम है ये मेरे लिए ठीक नहीं है, क्योंकि जी में भी मुझे लगा कि बहुत गड़बड़ जगह है, और यहाँ भी अब ऐसे लगने लग गया है कि ये गड़बड़ है। और एक संपादक आता है, प्रधान संपादक, वो अपने साथ अपनी फौज लेके आता है और पुराने लोगों को छंड कर देता है। तो ये चलन एक तरह से होता था, कोई रूल रेगुलेशन, कोई नियम कानून उस तरह से नहीं थे, लेकिन फिर भी प्रोडक्शन के हिसाब से आज तक बढ़िया था, वहाँ का अनुभव काफी अच्छा मुझे लगा। तो फिर इसी बीच मुझे लगा कि मुझे प्रिंट में वापस चला जाना चाहिए, और फिर आउटलुक शुरू हुआ। तो आउटलुक जो है वो, उसके आलोक मेहता संपादक बने, वो हमारे पुराने साथी नभा टाइम्स के थे, और उन्होंने उनको नंबर 2 आदमी चाहिए था एसोसिएट एडिटर के तौर पर। और उन्होंने मुझे, मैंने अप्लाई किया तो उन्होंने मुझे बुला लिया, और मैं वहाँ एसोसिएट एडिटर बन गया। तो 1 साल लगभग मैं वहाँ रहा, और वहाँ समस्या ये थी कि वो वीकली मैगजीन, न्यूज मैगजीन होने के कारण उसका सारा काम जो है वो आखिर के 2 दिनों में, यानी बृहस्पति और शुक्रवार को हुआ करता था। और इन 2 दिनों में रात दिन काम चलता था, अनुवाद का काम भी होता था, उसी में लेख भी एडिट होते थे, सारा काम जो है 2 दिन में होता था। और आलोक जी हमारे चूंकि बहुत व्यस्त आदमी थे, वो टेलीविजन में, रेडियो में, तमाम नेताओं के पास बहुत जगह जगह वो जाते रहते थे। तो मुझे पढ़नी पड़ती थी पूरी पूरी मैगजीन, मतलब एक तरह से। और प्रूफ रीडिंग जो है वो, चूंकि हिंदी का आदमी था तो हिंदी ठीक से उसकी जाए, ये इसके लिए मुझे कहते थे कि आप जरूर पढ़ लेना रात में। तो रात 4-4, 5-5 बजे तक हम करते थे, और 6 बजे घर आते थे। फिर उसके बाद नहा धो करके 11 बजे खाना वाना खा के फिर चले जाते थे। तो वहां मेरी तबीयत बड़ी खराब होने लगी, मतलब बहुत एसिडिटी हो गई भयानक रूप से, मैं कुछ भी खा पी नहीं सकता था, और बीमार पड़ने लग गया। मैंने कहा कि ये तो आलोक जी ऐसे तो काम नहीं चलेगा। तो उन्होंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, धीरे धीरे ठीक करते हैं, और इस तरह से। तो लेकिन उसी बीच क्या क्या हुआ कि अमेरिकन एम्बेसी की एक मैगजीन जो है हिंदी में शुरू हुई। पहले स्पेन नाम की अंग्रेजी में मैगजीन निकला करती थी। 9/11 के बाद जो है वो अमेरिकन गवर्नमेंट ने सोचा कि हिंदुस्तान में बहुत सारे मुस्लिम लोग हैं, मतलब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश भारत है। तो इसके लिए हमको उर्दू में मैगजीन निकालना चाहिए, मतलब एक तरह से अपीजमेंट पॉलिसी के तहत उन्होंने, जो स्टेट डिपार्टमेंट था, विदेश विभाग अमेरिका का, उसने ये प्लान बनाया। जब वो प्लान भारत में आया तो यहाँ लोग, उर्दू का हम लोग शुरू करने जा रहे हैं,
तो उन्होंने कहा कि केवल उर्दू का नहीं कर सकते आप, हिंदुस्तान की जो भाषा है, मुख्य भाषा, राष्ट्रभाषा, वो हिंदी है, तो हिंदी में पहले निकालनी पड़ेगी, फिर आप उर्दू में निकालिए। और केवल उर्दू में निकालेंगे तो इसका बहुत बुरा माना जाएगा। यहाँ की राष्ट्रभाषा, राजभाषा हिंदी है। तो ये वहाँ के जो एम्प्लॉइज थे अमेरिकन एम्बेसी के, उन्होंने ये बात कही, तो हिंदी का भी प्लान किया गया और उसके लिए संपादक की जरूरत पड़ी। और मेरे एक मित्र थे जो वहाँ काम कर रहे थे अमेरिकन एम्बेसी में, तो उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे वैकेंसी निकली है, तुम्हारी रात रात की तमाम बहुत बेतरतीब ड्यूटी है, तबीयत खराब हो रही है, तुम क्यों नहीं करते हो अप्लाई। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, कर देते हैं। लकीली कर दिया अप्लाई, और उसके बाद जो है संयोग से, क्योंकि आउटलुक में मैंने शुरू किया था मैगजीन, और मैगजीन कैसे शुरू की जाती है इसका मुझे मतलब फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस एक तरह से था। हिंदी मैगजीन मतलब अंग्रेजी से हिंदी की जो मैगजीन है, कैसे उसको निकाला जाए, इसका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मुझे था। उसमें भी बड़े बड़े लोग इंटरव्यू देने के लिए आए थे, लेकिन इस अनुभव की वजह से मुझे वहाँ तुरंत नौकरी मिल गई। मतलब उसमें मुझे इंटरनेट की भी जानकारी थी, मुझे जो है फॉन्टों की, हिंदी के फॉन्टों की बहुत अच्छी जानकारी हो गई थी, और कहाँ से क्या मंगाया जाता है, क्या किया जाता है, कैसे अनुवाद किया जाए, और उसके लिए जो है मेरे पास अनुवादक लोगों का एक पैनल जैसे था। जो उन्होंने मुझे कहा कि भाई तुम 10 अनुवादकों के पैनल बताओ नाम। मैंने कहा कागज दीजिए, उन्होंने कागज दिए, मैंने 10 लोगों के नाम बता दिए। तो उन्हें लगा कि ये आदमी हमारी जो हमारा जो ढांचा है उसमें फिट बैठ सकता है। तो इस तरह से जो है वो अमेरिकन एम्बेसी आ गया। 2 साल वहां रहे। हमारी जो संपादक हुआ करती थी अमेरिकन होती थी, संपादक आमतौर पर अमेरिकन को ही बनाते थे। और जब वो संपादक जिसने मुझे सिलेक्ट किया था, वो बहुत सख्त महिला थी, मतलब पहले CNN में रह चुकी थी। तो वो मतलब अमेरिकन एम्बेसी के जो अधिकारी थे, विदेश विभाग के, विदेश मंत्रालय के, उनसे भी भिड़ जाती थी। बड़े बड़े सेक्रेटरी जो है वहाँ काउंसलर कहते, मिनिस्टर काउंसलर कहते थे, उनसे भिड़ जाती थी और कहती थी कि हम जो है अपनी मर्जी से अखबार मैगजीन निकालेंगे, आपके कहने से नहीं निकालेंगे। वो लोग नई नई बात करते रहते थे उससे कि इस विषय पर ये इस तरह की सामग्री दो, उस तरह की सामग्री दो। तो वो जो है वो नहीं मानती थी और कहती थी कि हम जो है अपनी हिसाब से अखबार मैगजीन निकालें। मतलब उसमें काम ये सिलेक्शन ऑफ आर्टिकल इस तरह से होता था कि अमेरिका की 20-25 बहुत शानदार मैगजीन्स जो है वो आती थी हमारे दफ्तर में। उनमें से हमको आर्टिकल सिलेक्ट करने पड़ते थे इंडियन रीडर्स के हिसाब से, कि भारत के, जिससे भारत अमेरिका के संबंध भी ठीक हों और भारतीय जो पाठक हैं उनके लिए वो अच्छी चीज हो, उनके लिए ज्ञानवर्धक चीज हो। ऐसी चीज सिलेक्ट करके हम लोग जो बहुत बढ़िया, मतलब नेशनल ज्योग्राफिक है, स्मिथसोनियन है, तमाम कई मैगजीन्स जो है, फॉरेन पॉलिसी है, अमेरिका की मशहूर किताब है फॉरेन पॉलिसी मैगजीन। ऐसे ही न्यूयॉर्कर है, साहित्यिक मैगजीन आज भी बहुत चलती है वो। तो इस तरह से ऐसी तरह से अटलांटिक मंथली एक मैगजीन आती थी, बहुत बढ़िया, मतलब बहुत ही हाई स्टैंडर्ड के उसमें आर्टिकल होते थे। फिर पत्रकारिता की कोलंबिया जर्नलिज्म रिव्यू जो है, CJR जो है वो भी आती थी, उसमें सिलेक्ट करते थे। तो फिर उनको सिलेक्ट करके जो हमारे लिए बढ़िया आर्टिकल हो उनको सिलेक्ट करके फिर हम अनुवाद करवाते थे और एक आध आर्टिकल अपना लिखते थे उसमें। तो ये वहाँ काम होता था और अकेला आदमी था, खुद ही संपादक था, खुद ही अनुवादकों का पैनल बना लिया था, बाहरी लोग थे, और प्रूफ रीडर खुद ही में था और सब काम खुद ही करना पड़ता था। तो इस तरह से जो है 2 साल वहां रहे। लेकिन वो जो मैडम तो थी लिया टरह्यून नाम की, वो उसका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं हुआ और वो वापस अमेरिका चली गई। और दूसरी महिला कोई आ गई जो थी, तो एपी नाम की जो मैगजीन, वो न्यूज सर्विस है अमेरिका की, एजेंसी थी। तो एपी की जो साउथ एशिया ब्यूरो चीफ थी वहाँ सिंगापुर में। लेकिन वो जो है वो मतलब उसको नौकरी किसी तरह से वहां से शंट कर, वहां से जॉब कट के तहत वो रिट्रेंच कर दी गई थी। तो वो जो है उसको रख लिया गया, अमेरिकन ही रखना होता था। तो किसी इलाहाबाद के आदमी से उसने शादी कर ली थी, हिंदुस्तानी बन गई थी, तो उसको जो है वो रख लिया।
और वो जो है वो जो भी अमेरिकन एम्बेसी के लोग कहते थे उनको उनकी बात मानती थी, और उसने पूरा स्टैंडर्ड खराब कर दिया। वो कहती थी कि जहां पर अमेरिकन काम हो रहा हो उसके बारे में एक तरह से पीआर की मैगजीन बना दी। तो जो पब्लिक रिलेशन होता है ना कि एक तरह से अमेरिकन गवर्नमेंट की भोंपू जैसी मैगजीन वो हो गई। मैंने कहा ये तो गड़बड़ हो गया मामला, जो स्टैंडर्ड था इसका सब खराब हो गया, अब क्या किया जाए। तो इस तरह से जो है शौक से जो है अमर उजाला में बुला लिया गया, एसोसिएट एडिटर बना करके, एडिटोरियल पेज और फीचर पेजेस का इंचार्ज बना करके मुझे अमर उजाला बुला लिया गया। और लकीली बुला लिया गया, वो भी संयोग ही एक तरह से था, एक तरह से, क्योंकि मेरे साथी जो है आज तक वाले वहाँ प्रधान संपादक बन गए थे, और वो जो है एडिटोरियल पेज को अपने हिसाब से निकालना चाहते थे नए कलेवर के साथ। उन्हें मेरे बारे में मालूम था, तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई तुम आ जाओ, और जितने पैसे वहां मिलते हैं उससे ज्यादा ही मिलेंगे। और मुझे सचमुच उन्होंने लगभग 10,000 रुपये ज्यादा जो है अमेरिकन एम्बेसी से भी 10,000 रुपये ज्यादा दे करके बुलाया वहाँ अमर उजाला में। और फिर जल्दी ही वहाँ तरक्की हो गई। अगले साल जो है सीनियर एसोसिएट एडिटर बन गया। फिर उसके अगले साल जो है मैं एग्जीक्यूटिव एडिटर बन गया। लगभग नंबर 2 जैसी हालत स्थिति मेरी वहाँ भी हो गई। और बहुत बढ़िया अमर उजाला ग्रुप जो है वो बहुत बढ़िया ग्रुप था। उसके जो मालिक थे उन दिनों अतुल माहेश्वरी, वो बहुत मतलब पत्रकारिता को जड़ों से जानते थे, और वो खुद जो है वो हॉकर का काम कर चुके थे, और बहुत बढ़िया तरीके से वो जानते थे, और कोई हस्तक्षेप नहीं करते थे। यदि अखबार ठीक निकल रहा है तो किसी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं करते थे। और मुझे भी काफी एक तरह से फ्रीडम वहाँ एडिटोरियल पेज निकालने में हुई। तो कई प्रयोग किए हमने, बहुत अच्छे प्रयोग किए, और वो सफल हुए, मतलब बहुत अच्छे सफल हुए। और फिर उसके बाद शशि शेखर जो है वो प्रधान संपादक से हिंदुस्तान के प्रधान संपादक बन गए, और उनके साथ ही उन्होंने फिर मुझे वहां बुला लिया। कादम्बनी और हिंदुस्तान दोनों में मुझे संयुक्त रूप से कार्यकारी संपादक बना दिया, और फिर मैं हिंदुस्तान में रहा। और वहां से फिर मैं एक 1.5 साल में लगभग उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी आया। पढ़ाने में मेरी दिलचस्पी शुरू से थी, क्योंकि शुरू से मतलब मैं अपनी पढ़ाई के दिनों की का शेयर करूं आपसे। मेरे एक टीचर थे जो एमए में हमको नाटक पढ़ाते थे, और नाटक के बहुत बढ़िया जानकार थे, वो वीरेंद्र मेहंदी दत्ता जी। अभिनेत नाम की एक संस्था चलाते थे चंडीगढ़ में। बहुत बहुत अच्छे, मतलब समझदार आदमी थे, और नाटक को बहुत अच्छा समझते थे। उसके जो रंगमंची पहलू हैं उनको बहुत अच्छे तरह से समझते थे। तो मैं जब एमफिल कर रहा था तो उन्होंने कहा कि तुम क्या करोगे इसके बाद। मैंने कहा मैं पत्रकार बनूंगा। बोले एमफिल करके पत्रकार क्यों बनोगे। मैंने कहा कि मैं मेरी उसी तरफ दिलचस्पी है, मैं वही करने। बोले कि तुम जो है वो अपने इलाके में जा करके टीचर बनो, और स्कूल टीचर बनो। सबसे बड़ी बात ये थी, उन्होंने कहा कि तुम स्कूल टीचर बनो और अपने इलाके में जा करके सेवा करो। ये चंडीगढ़ में मतलब जो प्रोफेसर हमारे थे, जो मुझे बहुत पसंद करते थे, प्यार करते थे, उन्होंने मुझे कहा कि तुम अपने इलाके में जा करके स्कूल टीचर बनो, वहां तो तुम कुछ कंट्रीब्यूट कर पाओगे, तुम पत्रकार के लिए फिट नहीं हो, ये उन्होंने कहा। और फिर जो है पत्रकार रहते हुए मैं पढ़ाने का मतलब अभ्यास करता रहा। और 1994 से नियमित पहले टाइम्स ऑफ इंडिया के ट्रेनिंग सेंटर में, और बाद में जो एक YMCA वालों ने हिंदी पत्रकारिता का डिप्लोमा शुरू किया, वहां पर जो है मैं विजिटिंग टीचर बन गया, फैकल्टी बन गया। और फिर उसके बाद 1995 से मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में विजिटिंग के तौर पर हफ्ते में 1 दिन मेरी क्लास लगती थी, और वो मैं नियमित रूप से जाता रहा लगभग 15 साल तक। 1995 से लेकर के समझ लीजिए 2011 तक मैं नियमित रूप से वहाँ जाता था। एक बार मैं 6 महीने के लिए मैंने छोड़ा, बहुत बिजी हो गया था मैं जी न्यूज में। तो मैंने कहा कि अब इस साल मैं नहीं आ सकता हूँ, अब मुझे बख्श दीजिए, मैं छोड़ दीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं, तुम्हारे कहने के लिए हमने दूसरे आदमी को ट्राई किया जिन विषयों को तुम पढ़ाते हो, और विद्यार्थी जो है डिमांड कर रहे हैं कि तुमको फिर से बुलाया जाए। और फिर जो है मैंने कहा कि मेरे पास जो है
समय जो है या तो शनिवार को होता है या फिर इतवार को होता है। शनिवार को जब मैं टेलीविजन में था तब मैंने शनिवार ऑप्ट किया, और बाद में जो है अमर उजाला में आ गया तो मैंने कहा कि मेरे पास शनिवार भी टाइम नहीं है, मैं नहीं आ सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, तुम आओगे और कब आ सकते हो? मैंने कहा इतवार को आ सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तुम इतवार को आ जाओ, विद्यार्थी आएंगे फिर भी। तो इस तरह से जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो पत्रकारिता, एक तरह से हिंदी विभाग था, हिंदी विभाग एक कोर्स चलाता था पत्रकारिता में, एडवांस डिप्लोमा 2 साल का। वहाँ जो है मैं पढ़ाने का मुझे अनुभव मिला, बहुत अच्छा अनुभव मिला। और नियमित रूप से मैं वहाँ संडे को जाता था, और लगभग घंटे की क्लास होती थी, लगभग 3 घंटे तक मैं विद्यार्थियों से जूझता रहता था। और इस तरह से वहाँ एक तरह से बेस जो है मेरी टीचिंग का बना। और फिर उसके बाद वो वहाँ के जो कोऑर्डिनेटर थे हिंदी के प्रोफेसर हरिमोहन शर्मा जी, वो मुझे कहते थे कि यार तुम तो टीचिंग में बहुत इंटरेस्ट रखते हो और तुमको टीचिंग में जाना, यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए। तो फिर 2011 में यहाँ जो है वो पत्रकारिता की वैकेंसी निकली। कोई सुपात्र जो है नहीं मिल रहा था। उस समय के जो वाइस चांसलर थे विनय पाठक जी, वो किसी जो प्रोफेशनल जर्नलिस्ट है उसको चाहते थे। और वो जो है कुछ लोगों से बात कर रहे थे, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा था क्या होना है, क्योंकि प्रोफेसर के तौर पर एक बाकी जो क्वालिफिकेशंस होती थी उसमें एक लाइन लास्ट में ये जुड़ी रहती थी कि और ही शुड बी एन एमिनेंट प्रोफेशनल इन द, यदि प्रोफेशनल सब्जेक्ट है तो उसमें प्रोफेशन से भी आप डायरेक्टली प्रोफेसर ले सकते हैं। तो उस क्लॉज के तहत उन्होंने मुझे किया, उन्होंने कहा कि अप्लाई कर दो। तो मेरे एक दो जानने वाले थे मित्रगण, उन्होंने कहा कि उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कीजिए। और तो मैंने अप्लाई किया, और उन्होंने मुझे पहले बुलाया एक बार, फिर उसके बाद जो है इंटरव्यू के लिए बुलाया। और उसमें 3 ही लोग आए हुए थे, और एक सज्जन पहले से काम कर रहे थे तो उनको वो चाहते नहीं थे, उनको 4 महीने पहले उन्होंने मुक्त कर दिया था। और दूसरे सज्जन बहुत मतलब साधारण से थे, उन्होंने किताबें बहुत लिखी थी लेकिन पत्रकार नहीं थे वो। तो इस तरह से उन्होंने मेरा सिलेक्शन उसमें कर लिया, और तब से पत्रकारिता का अध्यापक हूँ। और मतलब लेकिन मुझे मतलब टीचिंग में आने के बाद, किसी यूनिवर्सिटी की व्यवस्था में आने के बाद जो है पहली बार मालूम पड़ा कि ये सब होता है, क्योंकि तौर तरीके नहीं मालूम थे। क्लास तो लेते थे दिल्ली यूनिवर्सिटी में हफ्ते में 1 दिन, लेकिन उसका अनुभव जो है वो अंदर रह करके नहीं था। सिर्फ क्लास लेते थे और पेपर सेट कर देते थे, पेपर जांचते थे, बस इतना ही काम था। तो लेकिन यूनिवर्सिटी चलती कैसी है ये ज्ञान नहीं था। तो लगभग 1 साल तक मैं मीटिंगों में चुप बैठा रहता था, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता कि क्या बोल रहे हैं लोग। अब बोर्ड ऑफ स्टडीज की बैठक होती है, वर्कशॉप होती है, तमाम कैसे क्या करते हैं, ऑफिशियल काम कैसे है, ये सब कुछ भी नहीं मुझे उसमें सब जो हिंदी अफसरी के दिनों में थोड़ा सा मुझे आता था वो सब मैं भूल गया था, और नए सिरे से सीखना पड़ा। मतलब खास करके जो रूल रेगुलेशन है, कैसे यूनिवर्सिटी को चलाना है, ये मुझे कुछ भी मालूम नहीं था। और इस तरह से मैं उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में आया, और फिर उसके बाद जो है मुझे 1 साल के अंदर अंदर ही जो है परीक्षा नियंत्रक बना दिया। मैंने कहा ये तो बहुत ही कठिन काम है, मैं कैसे करूंगा? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, तुम ही बनो, देखो अब हमारे पास कोई है नहीं आदमी। तो मैं परीक्षा नियंत्रक बन गया, और मैंने उसको धीरे धीरे सीखा, और 2.5 साल तक एग्जामिनेशन कंट्रोलर के तौर पर मैंने लगभग जो है वो ठीक ठाक काम कर लिया था। शुरू में 10-12 हजार छात्र हमारे उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में थे, और जब मैंने छोड़ा तब 27,000 करीब हो गए थे। तो इतने लोगों का एग्जाम करवाना, और तमाम 52 जो सेंटर उत्तराखंड में हमने बनाए थे पूरे उत्तराखंड भर में, तो वो 52 सेंटरों में एग्जाम करवाना बड़ा टफ काम होता था। और खास करके उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के हमारे जो स्टडी सेंटर्स होते थे उन दिनों, वो दुकानें जैसी होते थे, और बहुत गड़बड़ लोग भी थे। और उसमें आपको मैं बताऊं कि मतलब लोग जो स्टडी सेंटर होते थे वो एक तरह से ठेका ले लेते थे कि हम तुमको बीए का सर्टिफिकेट दिलवा देंगे, और असाइनमेंट वगैरह हम ही सब बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। और नकल जो है खुलेआम जो है किताब के साथ चलती थी। कई जगह पर कई हमारे एग्जाम सेंटर ऐसे होते थे।
बहुत मुश्किल मतलब फेस करनी पड़ी शुरुआत में, लेकिन किसी तरह से धीरे धीरे हम उसको ढर्रे पर लाए और कोशिश की कि ये ठीक से एग्जाम चल जाए। और बहुत लोगों से बात की, सारे उत्तराखंड भर में जो है कॉलेजेस के जो प्रिंसिपल्स थे, जो इंटर कॉलेज के, उन दिनों इंटर कॉलेज को भी स्टडी सेंटर मिलता था, इंटर कॉलेजेस के जो टीचर्स हैं, प्रिंसिपल हैं, उन सब लोगों से बातचीत करने का मौका मिला। एक तरह से समझने का मौका जो है वो मिला। और कई बार फिर तो जो हमारे वाइस चांसलर जो है सुभाष धूलिया आ गए थे, तो धूलिया जी चूंकि हम पहले काम कर चुके थे एक साथ, और धूलिया जी को मुझ पर बड़ा भरोसा था, और वो मुझे कई बार मतलब कम से कम 50 बार जो है उन्होंने वाइस चांसलर का कार्यभार मुझे सौंप करके वो चले जाते थे। 15-15, 20-20 दिन के बाद वो आते थे। तो इस तरह से जो है वीसी का भी काम मुझे करने का मौका मिला। तो उसी बीच जो है मैं कई जगह बाहर अप्लाई करता था, क्योंकि मेरी इच्छा थी कि मैं दिल्ली वापस जाऊं और किसी प्रतिष्ठित संस्थान में टीचिंग का काम करूं। प्रशासनिक काम बहुत मजा नहीं आता था, प्रशासनिक काम के लिए मेरा टेम्परामेंट नहीं था, सीखने के लिए मैंने कर लिया था। तो फिर उसके बाद जो है वो जहां भी अप्लाई करता था तो वो कहते थे भाई ये यूनिवर्सिटी वाले, लेकिन वो यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू डेपुटेशन पर बुलाया 3 साल के लिए, और 3 साल में आकर के 3 साल वहां मैंने काम किया और 3.5 साल काम किया। बाद में उन्होंने मुझे रेगुलर भी कर दिया था, लेकिन मुझे जम्मू में रहना था नहीं, और इसलिए मैं वापस आ गया। मतलब या तो दिल्ली जाना चाहता था या वापस हल्द्वानी आना चाहता था। तो दिल्ली में बाई चांस तब 3 साल में कोई वैकेंसी वगैरह आई नहीं, और वापस मैं फिर नौकरी छोड़ करके एक तरह से रेजिग्नेशन दे करके मैं हल्द्वानी आ गया। यहाँ लकीली मैंने अपना लियन जो है वो बनाया हुआ था, और उन्होंने कहा कि तुमको बाद में छुट्टी नहीं मिलेगी, अब इससे ज्यादा छुट्टी नहीं मिलेगी। तो मैंने रिक्वेस्ट की कि मैं आना चाहता हूँ, उन्होंने कहा ठीक है तुम आ जाओ। तो इस तरह से मैं अपना जम्मू सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है छोड़ करके हल्द्वानी आ गया वापस। तो पिछले जून के एंड में मैं हल्द्वानी में हूँ, और तब से यहाँ काम कर। जी जोशी सर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर जोशी सर का स्वागत है। नमस्कार सर। और आनंद जी जो है वाइस चांसलर साहब ने रजिस्ट्रार आत्मश्लाघा ठीक नहीं है इस तरह से आत्म प्रशंसा करना, प्रशंसा नहीं है, एक तरह से उतार चढ़ाव है जीवन के, भटकाव हैं। और नौकरी के लिए मुझे रिस्क लेने में डर नहीं लगा, और जहां भी लगा कि मेरे लिए फिट नहीं है अभी जगह, वहां से मैंने दूसरी जगह चला गया। और लकीली संयोग से एक तरह से मेरा भाग्य कह लीजिए, जो भी मेरे पूर्वजों के सत्कर्म कह लीजिए, मुझे नौकरी भी दूसरी जगह मिल गई, उतनी ही अच्छी या उससे बेहतर जो है वो मिलती गई। जो है हालांकि यहाँ के समय मुझे आधी हो गई थी, और जो हिंदुस्तान टाइम्स में मुझे मिलती थी तनख्वाह उसका आधा हो गया था। मतलब मेरी 1,40,000 रुपये तनख्वाह वहाँ हिंदुस्तान टाइम्स में थी, और यहाँ आकर के पहली तनख्वाह जो मिली वो 69,000 रुपये मिली। और मैंने 3 महीने तक अपनी पत्नी को बताया नहीं कि मेरी तनख्वाह कितनी है, लेकिन क्योंकि मुझे ये था कि अब मैं 50 के बाद वाला दौर है, और मैं प्रधान संपादक बनूंगा भी तो बहुत मुश्किल होगी, और साल 2 साल में हटा दिया जाऊंगा। उसमें मतलब बहुत ऐसे काम करने होते हैं जिनको आप गैर पत्रकारी कह सकते हैं। प्रधान संपादक को उसको बहुत ज्यादा संपर्क और भिड़ाना, जगह जगह एक तरह से लाइसन करना, मैनेजमेंट के लिए बहुत सारे काम करने होते थे। तो मैंने कहा कि मेरे से होगा नहीं, और जहां तक मुझे पहुंचना था वो मैं पहुंच गया हूँ। जहां तक मुझे आशा नहीं थी, मतलब बहुत एग्जीक्यूटिव एडिटर की पोस्ट जो है टॉप मानी जाती है। उसके बाद जो है प्रधान संपादक जो है वो दफ्तर में कम रहता है, इधर उधर जो है भाग दौड़ में ज्यादा रहता है। तो मैंने कहा कि चलो मैं जहां जाना था अपने करियर के जो टॉप पर मैं पहुंच चुका हूं, और मुझे जो है पढ़ाने की तरफ जो है अपना जो मुख्य शौक है दूसरा, उस तरफ जाना चाहिए। तो मैं इसी लालच में यहाँ आ गया। लेकिन यहाँ भी समस्या ये थी कि पढ़ाना कम होता था और दफ्तर का काम एक तरह से ज्यादा होता था। खैर वो सीखा और अच्छा ही रहा कुल मिला करके। बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बड़ी रोचक कहानी और बहुत ही हम सब के लिए
प्रेरणादायक कहानी है सर। जोशी सर कुछ पूछ रहे हैं। गोविंदा, आपसे ना मेरा एक मुलाकात हुई थी भीमताल में। भीमताल में हमने तो आवाज नहीं आ रही सर, थोड़ा आवाज बढ़ा लीजिए आप अपनी। आवाज ठीक है, जोशी सर की आवाज सही आ रही है। कुछ तरीके आपको बढ़ाना पड़ेगा वॉल्यूम थोड़ा सा। नहीं वॉल्यूम नहीं, वो एक बार कट करके फिर दोबारा कुछ करना पड़ता है इसमें। अच्छा, तो कर लीजिए। मेरे 2-3 प्रश्न हैं। ये अब हो गया है। हो गया, ओके। एक तो मेरी आपसे मुलाकात एक भीमताल में हमने एक छोटा सा कोर्स किया था। वो चले गए, 1 मिनट रुकिएगा सर। वो कट के, अच्छा सर वो अभी वो क्विट करके फिर दोबारा से जुड़ेंगे। अभी वो कुछ टेक्निकल अच्छा। प्रॉब्लम है उनके फोन में या उनके। जुड़ गए सर, जुड़ गए। ओके ओके। जी 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 पूछिएगा सर। आपसे हाँ जी, मेरी जी। मुलाकात आपसे मेरी मुलाकात भीमताल में हुई थी, छोटी सी मुलाकात। तो आपकी सरलता, हृदयता, आपके आपके ज्ञान में बहुत प्रभावित किया। कोशिश मेरी थी कि मैं आपको दोबारा मिलूं, संपर्क करूं, लेकिन हो नहीं पाया। मेरा आपसे प्रश्न मेरे ये ख्याल है, से भीमताल से भी पहले जो है, भीमताल से भी पहले हम जो है वो दिल्ली में हिंदी एकेडमी के एक फंक्शन में मिले थे, जिसमें हिंदी के ऊपर मुझे व्याख्यान देना था। वाह, व्हाट अ ब्रिलियंट उसमें मैन। हमारी मुलाकात हुई थी और आपने कहा था कि मैं जोशी हूँ, और इस तरह से कुछ सवाल भी पूछा था आपने। बाद में बातचीत भी हुई थी, मतलब उस मंच से उतरने के बाद आपसे बातचीत भी हुई थी। एग्जैक्टली, मिरर मेमोरी है आपकी, मिरर मेमोरी है। जी बहुत सुंदर। मैं एक डिक्टम है इंग्लिश में, कहा जाता है कि इंजीनियर्स बिल्ड देयर मिस्टेक्स, लॉयर्स हैंग देयर मिस्टेक्स, डॉक्टर्स स्टिच देयर मिस्टेक्स, बट जर्नलिस्ट प्रिंट देयर मिस्टेक्स। आपको क्या लगता है, कितना ठीक है? वाकई वाकई, मतलब जर्नलिस्ट ज्यादातर जितने भी हैं वो एक तरह से जर्नलिज्म का पेशा एक ऐसा पेशा है जो आदमी को अचानक से जो है वो चढ़ा देता है। जैसे आईएएस अफसर सेक्रेटरी है तो वो भी नेता के सामने, मुख्यमंत्री के सामने चुपचाप हाथ बांधे खड़ा रहता है। लेकिन जो पत्रकार है, एक स्ट्रिंगर भी जो होता है, छोटे से छोटा, वो भी मुख्यमंत्री से सीधे सवाल करता है। मतलब बहुत एक तरह से बहुत ओवर कॉन्फिडेंस जो है वो पत्रकार को दे देता है। बहुत सारे स्ट्रिंगर जो है जिनके खाने को नहीं है घर में और बहुत तनख्वाह कम मिलती है, वो भी जो है मुख्यमंत्री को एक तरह से बड़ा एकदम समझिए कि डांटते हुए सवाल पूछते हैं। तो ये जो है ये शुरू में तो रहता है 3-4 साल तक, अहंकार जैसा कह लीजिए पत्रकारों का। फिर उसके बाद धीरे धीरे जो है ढर्रे पर आने लगते हैं लोग, और ज्यादातर जो पत्रकार जो जिस मकसद से ग्लैमर, अब तो आजकल तो सिर्फ ग्लैमर या पैसा बनाने के लिए लोग आ रहे हैं, लेकिन हम लोग के जमाने में थोड़ा आदर्शों के लिए और लिखने के लिए खास करके पत्रकारिता में लोग जाते थे। लेकिन उस जमाने में मैंने देखा कि 4-6 साल के बाद लोग डेस्क में बैठ जाते थे और फिर उसके बाद कुछ भी वो नहीं करते थे, कि एक तरह से हेड क्लर्क हो जाते थे। न्यूज एडिटर जैसे है तो उनको ना, उनका न्यूज रूम में बहुत महत्व होता था, लेकिन बाहर उनको कोई नहीं जानता था। तो इस तरह से जो है होता है। पर आजकल जो है वो कुछ ज्यादा गड़बड़ हो गया है, जब से खास करके पेड न्यूज का धंधा शुरू हुआ। जब हम लोग थे तभी एक तरह से पेड न्यूज शुरू हो गया था सन 2000 के आसपास। और पहले वो जो नेता लोग हैं या पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो रिपोर्टरों को पैसा देते थे इलेक्शन के समय पर खास करके। और बाद में फिर जब मालिकों को ये मालूम पड़ा कि जो रिपोर्टर लोग हैं या जो संपादक लोग हैं ये बहुत पैसा बना रहे हैं, क्या चक्कर है, हम ही क्यों ना बीच में आ जाएं, तो मालिक लोग खुद ही जो है वो डील करने लग गए नेताओं से। और पेड न्यूज जो है एक तरह से शुरुआत हुई सन 2008-9 के आसपास, जो है वो बहुत बड़े पैमाने पर पेड न्यूज शुरू हुआ। और खुले खुले तौर पर जो है वो नेताओं ने जैसे मुरली मनोहर जोशी जो है जो बनारस से चुनाव लड़ रहे थे, तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि साहब मेरे से इतने पैसे मांगे गए, और जबकि मेरी जो भतीजी है वो उसकी संपादक है। तो इस तरह से जो है इतना ज्यादा जो है वो हो गया था। तो एक तरह से बहुत खराब हालत हो गई थी। फिर खैर बाद में उसकी आलोचना भी बहुत हुई और प्रेस काउंसिल ने, तमाम अलग अलग प्रेशर ग्रुप्स ने, सिविल सोसाइटी ने उसको संज्ञान में लिया और इसका बहुत विरोध किया, ओपनली विरोध किया।
और तब से थोड़ा सा कम हुआ, लेकिन फिर भी दबे छिपे पेड न्यूज हो रहा है। और पत्रकार भी वो सब चीज समझते हैं, मालिकान लोग भी समझते हैं। अब एक तरह से असल में बड़ी पूंजी का धंधा हो गया है अखबार निकालना। बिल्कुल बिल्कुल बड़ी बड़ी पूंजी का धंधा होने के नाते उनको प्रॉफिट मेकिंग धंधा चाहिए। तो इस तरह से जो है वो मतलब उस रूप में उसको चलाते हैं अखबार के मालिक। और उसी उसी हिसाब से वो संपादक भी नियुक्त करते हैं। बाकी जो है संपादक अपनी टीम तैयार करता है। और बेसिकली अब जो है जो पहले की तरह से जो आदर्शवाद था पत्रकारिता के साथ जुड़ा हुआ, वो अब बहुत कम हो गया है, ये समस्या। हालांकि अभी भी मुझे ये लगता है कि पत्रकारिता में बहुत दम तो बहुत है, क्योंकि जैसे टीवी चैनलों के आने के बाद पूरा नेशनल जो है एक तरह से उसका प्रसार होता है और प्रभाव पड़ता है बहुत जबरदस्त तरीके से। किसी को आप उठा सकते हैं, किसी को भी आप गिरा सकते हैं। तो ये पावर जो है बहुत ज्यादा बढ़ गई, खास करके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पास। और इसलिए वो उसमें उस पेशे में बहुत तरह तरह के लोग भी आ गए हैं, मतलब बिल्डर आ गए हैं, मिठाई वाले आ गए हैं, तरह तरह के जो लोग हैं जो अपना बाकी जो धंधे हैं, व्यवसाय हैं, उनको एक तरह से सफेद करना चाहते हैं। ऐसे लोग भी बहुत ज्यादा पत्रकारिता में आ गए हैं। ऐसे मालिक आ गए हैं, ऐसे पत्रकार भी बहुत सारे आ गए हैं। मतलब आपने देखा होगा कि बहुत सारे पत्रकार कुछ लिखते ही नहीं हैं, और जो लिखते भी हैं तो उससे पता चल जाता है कि ये क्या लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं। तो ये एक बड़ी समस्या जो है अब आजकल पत्रकारिता में है। तो हो सकता है कि इसमें भी कोई सुधार आए आने वाले समय में। जी बहुत बढ़िया। एक हमारे नियमित श्रोता है जगमोहन बंगनानी जी, उन्होंने लिखा कि आप चलते रहे रास्ते बनते रहे। मुझे जब उन्होंने कमेंट पढ़ा तो मुझे गुलजार साहब के नॉवल बेलोग में जब लोग पलायन कर रहे थे तो उन्होंने डायलॉग लिखा था, उसमें संवाद लिखा था कि आसमान सर के ऊपर चलता रहा और जमीन नीचे गुजरती रही। मतलब संवेदनशील ये सेंटेंस था कि आसमान सर के ऊपर चलता रहा, जमीन नीचे गुजरती रही। उनसे मेरी बहुत क्षमा है, उन्होंने गीतों के लिए कहा था कि लेकिन कहानियां किससे जुड़े नहीं होते। हमने आपकी जीवन थोड़ा सा जाना, थोड़ा सुना। मैं माफी चाहता हूँ देर से जुड़ा, लेकिन जो उन्होंने कि अमृता प्रीतम ने रसीदी में लिखा है, कुछ बीज ऐसे होते हैं जो लहू जाते हैं, फिर उनको कितना आप लिखने की कोशिश करो। आवाज ठीक से नहीं आ रही, आवाज कट के आ रही है आपकी, आवाज कट रही। जोशी सर आपकी आवाज कट के आ रही है, कुछ नेटवर्क के साथ दिक्कत है। लंबा बोल रहा हूँ इसलिए। नहीं नेटवर्क की दिक्कत सर, आवाज कट रही है आपकी। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, फिर कभी दोबारा प्रश्न करेंगे। बोलिए सर, आ रही है आप ठीक आ रही है। आप बोलिए, अब अभी आ रही है। नहीं, मैंने कहा अमृता प्रीतम जी ने अपनी आत्मकथा रसीदी टिकट में लिखा है कहीं पर कि कुछ बीज न जाने कैसे होते हैं जो लहू मांस में घुस जाते हैं और उनको कितना ही निकालने की कोशिश करिए वो नहीं निकलते। वो आप मतलब कैसा ही सूखा पड़ जाए वो निकलेंगे ही नहीं। तो वो कुछ हमारे कुछ जो विचार हैं, कुछ संस्कार हैं, वो ऐसे होते हैं जो हम समय के साथ नहीं बदलते। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। आपको दर्द भी होता होगा क्योंकि आपका जमाना जो था उसमें एक जोश था, खरोश था पत्रकारिता के प्रति, एक कहना चाहिए एक सच्ची सोच थी, लेकिन अब वो नहीं रहा। अनफॉर्चुनेटली, बड़ा दुर्भाग्यवश है, लेकिन वो नहीं रहा। तो आपकी बात से कई चीजें, कई बिंब मुझको नजर आए कि किस तरह बदल रहा है, किस तरह पब्लिक ओपिनियन अपने पक्ष में करने के लिए कई लोग, नेता लोग या बड़े बड़े मालिक लोग जो हैं, किस तरह अपनी उसको बनाते हैं। कुछ किस्से मेरे पास हैं, उनको यहाँ दोहराना ठीक नहीं होगा, लेकिन हम सब जानते हैं कि वो कैसे हैं। मैं मिस करके आपके YouTube में देखूंगा पूरा शुरू से, लेकिन मैं अब क्योंकि हम टुवर्ड्स द एंड हैं, लेकिन बहुत एक धन्यवाद कहना चाहता था, इसलिए भाग के आया कहीं से कि आज गोविंदा आ रहे हैं करके। वो भीमताल कभी भुला ही नहीं भूलता मुझे। वो दिल्ली की बात तो पुरानी हो गई जब आपकी मेरी मुलाकात हुई थी, लेकिन भीमताल से बहुत अच्छा लगा था। और ये भट्ट जी, उनको हमने एक व्याख्यान रखा था, उसमें आप आए थे, भाषा के ऊपर आपने बात की थी और बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा।
बहुत सारे दर्शक हैं सर हमारे जो लगातार कमेंट कर रहे हैं, और उनमें से एक जो है हमारे एक दर्शक हैं, आपको जानते हैं अच्छी तरह से, रजनीकांत शुक्ला जी। हाँ, वो तो दिल्ली से आए हैं शायद। दिल्ली से। हाँ, दिल्ली से हैं। वो कह रहे हैं कि लेकिन नवभारत टाइम्स के समय में। एक मिनट जो है ना, मेरी बैटरी जो है वो खत्म हो रही है। अच्छा, मैं उसके लिए व्यवस्था करता हूँ, 2 मिनट। जी जी, तब तक हम सवाल आज का जवाब ले लेते हैं जोशी सर आपसे। आपने जो अच्छा, सवाल भेजा था वो मैंने पढ़ दिया था, और उसमें 3-4 जवाब आए, और सबने लिखा कि गांधी जी वो शख्सियत है। तो अगर वो सही हो तो राइट, जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जी। जिन्होंने तो सबसे ये, पहले उत्तर, हाँ, मैं सबसे पहले गिरीश चंद्र जी ने उत्तर दिया था, मुझे ध्यान है। ये गिरीश चंद्र जी हैं सर सबसे पहले, जिन्होंने 7:03 पे उत्तर दिया था। अच्छा, वाह क्या बात, बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद बिल्कुल, शिवांगी पाठक जी ने उत्तर दिया था 7:05 पर, गांधी जी। हाँ, नहीं 7:03 अब दे दिया उन्होंने उत्तर, गांधी जी। लेकिन सर दिक्कत यह है कि गिरीश चंद्र जी जो है अपना पता नहीं भेजते हैं। गिरीश चंद जी कब मैं कहाँ पढ़ रहा था, ये हल्द्वानी में ही है। जी हल्द्वानी में ये शायद एप्पल का कुछ काम करते हैं, एप्पल वगैरह वगैरह के लिए कुछ इन्होंने एक बार मेरे को कुछ भेजा था, और अपना नाम उन्होंने गिरीश चंद बताया, तो मैंने इनसे, मेरे ख्याल से वही गिरीश चंद जी हैं। बहुत बहुत विनम्र और सहृदयता से इन्होंने अपना परिचय दिया था, और जी कहा था कि कुमाऊनी संस्कृति या भारतीय संस्कृति के लिए हम कुछ काम करते हैं, तो मेरे ख्याल से वही है। अब मैं देखूंगा, वो कमेंट निकाल के भी उनसे बातचीत हुई तो इंस्टाग्राम जी में जी। या कहीं पे। और गिरीश चंद जी ने कमेंट में रजनीकांत शुक्ला जी की पहले बात करते हैं सर। रजनीकांत शुक्ला जी दिल्ली से हैं, बिल्कुल आपने सही कहा। और वो जी, लिख रहे हैं कि जब आप नवभारत टाइम्स के में थे, ये उनका कमेंट है, मैं लाइव कर रहा हूँ स्क्रीन पर, आप पढ़ भी सकते हैं, लेकिन ये दिक्कत कर रहा है। हाँ, वो कह रहे हैं आपसे नवभारत टाइम्स के समय में मुलाकात हुई थी। उन दिनों में वहाँ एकदा कॉलम लिखता था, एकदा करके बिल्कुल बिल्कुल। कॉलम लिखता था। और कह रहे हैं नवभारत टाइम्स छोड़ते समय आपके द्वारा दी गई पुस्तक अभी भी मेरे पास अरे क्या वाह, बात, क्या मुझे बात। मालूम नहीं है। हाँ, है। नहीं नहीं, तो इस शो में भी आए थे, बहुत अच्छे बाल साहित्यकार हैं शुक्ला रजनीकांत जी, सर, मेरे और ख्याल डेली। से शुक्ला जी फिर टीचर बन गए थे। जी, टीचर ही जब है वो। हमारे पास आते थे तब तो फ्रीलांसर ही थे, और शुरुआत में ये 1900 मतलब 91-92 की बात है। तो तब अच्छा, वो मेरे ख्याल से फ्रीलांसर थे, और थोड़े ही दिनों टीचर स्कूल में अध्यापक बन गए थे मेरे ख्याल से। ये आवाज। रजनीकांत जी के पर्सनैलिटी का एक पक्ष खोला इन्होंने, ये जी, नहीं, वो उन्होंने बताया था अपने शो में सर, इंटरव्यू में, कि मैं पत्रकारिता करता था पहले। करता करते थे, नहीं, अच्छे हैं। जी हाँ। और दूसरा सर, एक हमारे और दर्शक हैं गिरीश चंद जी, जिनका हम जिक्र कर रहे थे। उन्होंने एक वो शायद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में कभी आए हों, तो वहां पर उनका, वो लिखते हैं कि सर प्रणाम, यह सर्वविदित है कि पत्रकारिता के क्षेत्र में आपने बखूबी कार्य किया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि ग्राहक सेवा केंद्र में कार्य करने वाले व्यक्ति के अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए। यह प्रश्न मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि कुछ दिनों पूर्व मेरा सामना आपके संस्थान के ग्राहक सेवा केंद्र में बैठे सज्जन से हुआ। बाकी नहीं लिखूंगा कि क्या हुआ। तो कोई अच्छा अनुभव इनका, इनका अनुभव कुछ खराब रहा लग रहा है सर मुझे यूयू में। तो वो हो तो सकता इन है, हो सबसे सकता मित्र है। होंगे। मतलब जी आमतौर पर जो है, जो ग्राहक सेवा केंद्र में बैठे रहते लोग, उनको विनम्र होना चाहिए और हर एक की बात सुननी चाहिए। मतलब पत्रकारिता में हम लोग थे तो हमारा कोई टाइम वाइम नहीं था, और कभी भी हम खा रहे हैं तो भी हम बात करते थे लोगों से। कोई भी फोन आ जाए, कोई आदमी मिलने वाला आ जाए, तो ये नहीं कि हम खाना खा रहे हैं, आप थोड़ा बाहर इंतजार कीजिए, ऐसा कभी नहीं हुआ होगा। तो मेरे साथ पर्सनली भी ये है, मैं अब भी वैसे ही करता हूँ। पर ये बात आप जो कह रहे हैं, ये और लोगों से भी सुनी है, और जल्दी ही मेरे ख्याल से इस पर कार्रवाई भी होगी। और लेकिन सरकारी में आप देखते हैं कि ज्यादातर जगहों पर इसी तरह से होता है। हाँ, मतलब सब, मतलब अखबार के बिल्कुल दफ्तरों में कभी नहीं होता इस तरह से। जी लेकिन बाकी जगह जो है, जो सरकारी दफ्तर हैं, वहां पर फोन उठाने वाले अक्सर इसी तरह के लोग मिलते जी हैं। अब वो प्राइवेट सेक्टर में नहीं होता है। प्राइवेट सेक्टर में तत्काल जो है, आप कस्टमर सीआरएस में बात करते हैं तो तुरंत जवाब आता है। लेकिन सरकारी सिस्टम में लोग कई कारणों से जो है वो कुंठाएं अपने साथ साथ लिए चलते हैं, और हम्म, हो जाता है, मतलब होता है।
और हालांकि मतलब सब कुछ ठीक ठाक है, ड्यूटी आवर्स भी कम हैं, लेकिन लोग जो है वो एक जगह बैठ जाते तो उन्हें लगता है कि मतलब एक तरह से समझिए जो पत्रकारों के अंदर अहम आ जाता है वही उनके अंदर भी पैदा हो जाता है। तो लेकिन मेरे ख्याल से हमारे यहाँ अभी इस पर कुछ न कुछ होगा। आपने जो कहा है, इस तरह की चिट्ठियां भी, ईमेल भी इस बीच हमारे पास आए हैं। अच्छा, तो स्वर्ण रावत जी आपको याद कर रहे हैं सर। डॉक्टर स्वर्ण रावत कह रहे हैं कि प्रोफेसर गोविंद सिंह जी का इस टीचर शो के मंच पर हार्दिक अभिनंदन है, और आपके अलावा प्रोफेसर शुक्ला व डॉक्टर सुचित्रा अवस्थी से थिएटर स्टडीज मास्टर कोर्स के दौरान उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी हल्द्वानी में रूबरू होने का मौका मिला था, जब वहाँ प्रोफेसर सुभाष धूलिया वाइस चांसलर थे। उम्मीद है कि आपके जम्मू कश्मीर से लौटने पर यह कोर्स कोरोना काल के बाद उत्तराखंड में बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। हो सकता है, आप कह नहीं सकते असल में, क्योंकि अब यूजीसी का बहुत उसमें हस्तक्षेप है। और एक दौर तो ऐसा आया था 2 साल पहले कि हमारे सारे के सारे कोर्सेज जो है वो बंद हो गए थे और 5-6 कोर्स ही रह गए थे। तो यूजीसी बहुत कड़ाई से अब जो है उस सख्ती से पालन कर रही नियमों का। और आपने देखा होगा कि हमारे स्टडी सेंटर भी अब स्कूल में नहीं है या प्राइवेट लोगों के पास नहीं है, वो ज्यादातर ऐसे कॉलेज, डिग्री कॉलेजेस में है जो मान्यता प्राप्त हो या जिनके पास बहुत अच्छी व्यवस्था हो, ऐसे लोगों को ही अब स्टडी सेंटर भी दिया जा रहा है। इस तरह से जो है वो एक तरह से जो ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग है उसमें सुधार भी आया है। और जो पहले बहुत ज्यादा एक ही गली में जो है 3-3, 4-4 दुकानों में हमारे बोर्ड लगे हुए दिखते थे, अब वो आपको नहीं दिखेंगे। थोड़ा सा स्तर जो है उसमें सुधार हुआ है। एग्जामिनेशन सिस्टम भी सुधरा है, एग्जामिनेशन सिस्टम भी सुधरा है। मुझे लगता है कि इस समय हमारी यूनिवर्सिटी जो है वो इग्नू के बाद सबसे ज्यादा ठीक ठाक काम कर रही है। मैं 3 साल पहले जो है इलाहाबाद में जो उत्तर प्रदेश की राजेश टंडन ओपन यूनिवर्सिटी है वहां गया था एक वाइवा के लिए। तो वहां जो है मैंने पूछा कितने विद्यार्थी हैं, तो हमारे पास तब 27,000 स्टूडेंट्स थे, मैंने आपको बताया पहले। तो वहां जो है वो केवल 35,000 स्टूडेंट्स थे। और जबकि उन्होंने कहा हमारे पास तो करोड़ों रुपए हमारे कॉर्पस फंड में है और बिल्डिंग सब बहुत बढ़िया बनी हुई थी और सब स्टाफ भी काफी था, लेकिन उनके पास सिर्फ 35,000 जो है, इतने बड़े उत्तर प्रदेश में सिर्फ 35,000 जो है विद्यार्थी उनकी इलाहाबाद वाले जो राजेश टंडन यूनिवर्सिटी है उसके पास थे। लेकिन हमारे यहाँ आप देखिए कितना तेजी से बढ़ा है। मतलब लगभग जो है वो 80,000 के करीब हमारे हो गए हैं। और छोटा सा प्रदेश है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, और बाकी जगह भी स्टडी सेंटर नहीं सिर्फ उत्तराखंड में ही है। तो काफी मतलब एक तरह से सुधार हो रहा है। जी, बहुत बढ़िया सर। हमारे एक और दर्शक हैं कृष्ण कुमार वर्मा जी, जो दिल्ली से हैं। कह रहे हैं आपके संघर्षों की कहानी सुनकर मुझे अपने संघर्ष की कहानी याद आ गई। और दूसरा, बहुत सारे दर्शक लगातार कमेंट कर रहे हैं सर। उतने सारे कमेंट अगर मैं बोलूंगा तो बहुत लंबा समय लग जाएगा, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो मैं कहना चाहता हूँ। एक रजनीकांत शुक्ला जी आपको कह रहे हैं कि जी मैं तब भी टीचर ही था जब आपके पास आता था। अच्छा। हाँ। और दूसरा, गिरीश चंद्र जी जो हमारे दर्शक हैं, जिन्होंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे एक शिकायत दर्ज की थी, वो एक सवाल जानना चाहते हैं कि कह रहे हैं कि अनेक चैनलों की भीड़ में आप डीडी न्यूज और बीबीसी को कैसे देखते हैं, कहाँ देखते हैं? जो है वो डीडी न्यूज जो है एक तरह से बेहतर हुआ है। पहले पुराने जमाने का जो डीडी न्यूज था वो अलग तरह का था, बहुत डल किस्म का था जब तक चैनल नहीं थे 1990 से पहले का। और इधर काफी सुधार हुआ है और उन्होंने खबरें जो है एक तरह से दिखानी शुरू की हैं। और बीबीसी का जहां तक सवाल है, वो जो टेलीविजन है लंदन का बीबीसी वर्ल्ड सर्विस, वो तो डेफिनेटली इसमें कोई बात दो राय नहीं कि अच्छा है। और मुझे जो लगता है उसके जो रेडियो तो बंद ही हो गया एक तरह से। पता नहीं एक आध बुलेटिन है कि नहीं उसका, मुझे ध्यान नहीं, बहुत दिनों से उसकी मतलब जो श्रोता जो हैं वो भी बहुत घटे हैं। और जो वेबसाइट के जरिए ही वो लोग अब एक तरह से भारत में ऑपरेट करते हैं। और वो कुल मिलाकर के ठीक ठाक है, लेकिन मतलब
चूंकि वो लंदन की संस्था है और इसलिए उनके दोहरे मानदंड एक तरह से होते हैं, मतलब पत्रकारिता को लेकर के। अपने देश में वो कुछ दूसरी तरह से बात करते हैं और बाकी दुनिया में दूसरी तरह से बात करते हैं। तो मतलब जैसे मिसाल के लिए वो अपने देश में जब उनके यहाँ ट्यूब रेल में धमाके हुए थे और बहुत बड़ी संख्या में लोग मारे गए थे, सन 2003-4 के आसपास की बात है। तो उसके बाद से उन्होंने अपने यहाँ आतंकवादी उनको कहना शुरू किया था, और हमारे यहाँ वो आतंकवादी नहीं कहते हैं। कश्मीरी पृथकतावादियों को आतंकवादी नहीं कहते हैं, या खालिस्तानी मतलब जो आतंकवादी थे उनको भी नहीं कहते थे, वो चरमपंथी कहते हैं। मतलब वेबसाइट में हिंदी में जो चलता है उसमें चरमपंथी कहते हैं, और उग्रवादी भी नहीं कहते, मतलब चरमपंथी उनके लिए शब्द है उनके पास। और या फिर वो जो है मिलिटेंट्स कहते हैं, लड़ाकू एक तरह से। कश्मीरी लड़ाकू ने पहले कहते थे, फिर मिलिटेंट्स कहने लगे, फिर चरमपंथी कहने लगे। तो इस तरह से एक तरह से दोहरे मानदंड उनके होते हैं। अपने देश की कभी कोई बुराई नहीं करता है, पर हमारे देश के बारे में काफी ज्यादा जो है वो क्रिटिकल रहते हैं। क्रिटिकल होना बुरी बात नहीं है, पत्रकारिता का वो मूल सिद्धांत है, लेकिन एक तरह से मतलब अब जैसे दूरदर्शन है, तो दूरदर्शन डीडी न्यूज जो है वो सरकार का है, और सरकार की बुराई कम करता है, मतलब एक तरह से सरकारी चैनल है। लेकिन फिर भी उसको हम आजकल इसलिए अच्छा मान रहे हैं क्योंकि वो खबरें तो दिखाता है, सब हर तरह की खबरें दिखाता है। तो ये जो है बीबीसी और डीडी न्यूज के बारे में मेरा ऑब्जर्वेशन है। और बाकी जी बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन है। मैं बहुत सारे सवाल आपसे पूछना चाहता था सर, लेकिन समय कम है तो मैं एक दो ही सवाल पूछ पाऊंगा, क्योंकि इतना अच्छा सेशन रहा कि बीच में बिल्कुल बोलने का मन नहीं कर रहा था, आपको लगातार सुनते ही जाने का मन कर रहा था, क्योंकि आपकी कहानी मतलब फिल्मी कहानी है पूरी तरह से। जिस तरह का संघर्ष आपका रहा है बहुत कमाल का, अद्भुत है। और हम सब सौभाग्यशाली हैं कि आपके साथ लगातार जुड़ के ये सब सीख रहे हैं। रजनीकांत जी कह रहे हैं कि नवभारत टाइम्स दिल्ली में आपके साथी रह चुके सुंदर चंद्र ठाकुर के बड़े भाई भरत चंद्र ठाकुर हमारे दिल्ली के शिक्षा विभाग में ही है। जी रजनीकांत जी, धन्यवाद आपका। उनको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, वो उनको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। उनके घर भी आना जाना था, और जब तक दिल्ली में थे तो मयूर विहार में जो सोसाइटीज हैं वहाँ उनके घर पर भी आना जाना था। और उनका बेटा जो उन्मुक्त है वो क्रिकेट का बहुत अच्छा खिलाड़ी है, हालांकि आजकल पता नहीं वो किसी टीम में है कि नहीं, मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन एक दौर में वो काफी उभरता हुआ सितारा एक तरह से हम लोगों के लिए था। वो एक तरह से जो है वो हमारे घर में काफी आना जाना था, और जो उन्मुक्त है वो मेरी बेटी का एक तरह से समकक्ष क्लास था, तो ट्यूशन पढ़ने के लिए भी कई बार जो है वो घर में हमारे बच्चों के साथ वो पढ़ा करते थे। तो उनके घर काफी अच्छा हमारा संपर्क जो है बहुत अच्छा संपर्क है, और बहुत सज्जन आदमी भी वो हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। जी, तो मैं सर आपके बारे में मुझे ये भी जानकारी मिली थी कि आप जिस गांव में प्राइमरी में पढ़े हैं वहाँ कुछ किसी बच्चे को या कुछ स्कूल को मदद करते हैं, स्कॉलरशिप वगैरह देते हैं। वो हम इसलिए पूछ रहे हैं सर कि आपकी कहानी सुन के बाकी लोग भी प्रेरित होंगे कि गांव में जाके हाँ, इसीलिए शुरू किया था वो। जब मैं यहाँ आया था तो हमारे गांव के पास अब हाई स्कूल बन गया है, और मतलब उसका उच्चीकरण होते होते वो हाई स्कूल बन गया। पहले हमारे जमाने में तो मिडिल भी नहीं था, मिडिल भी हमने दूसरी जगह से किया था। तब उसके बाद जो है जब मैं 9th में चला गया तब वहाँ मिडिल स्कूल खुला, फिर अब आजकल वो हाई स्कूल हो गया है। तो वहां पर जो है अब संख्या बहुत कम हो रही है, छात्रों की संख्या बहुत कम हो रही है। तो इसीलिए हमने, और वो वही लोग पढ़ते हैं जो कहीं बाहर नहीं भेज सकते अपने बच्चों को, गांव में सिर्फ वही लोग रह जाते हैं। बहुत मतलब जो गरीब लोग हैं, गरीब तबके के जो लोग हैं, वही उस स्कूल में, हाई स्कूल में भेज पाते हैं। तो मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि चलो कम से कम जो है, जब मुझे एक गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार मिला था पत्रकारिता का, तो भारत सरकार से 1 लाख रुपए का पुरस्कार मिला था सन 2013-14 में। 2011 के लिए मिला मुझे, वो हर साल 1-2 लोगों को दिया जाता है। तो मैंने सोचा कि मेरे गांव का अधिकार जो है इस पर है ज्यादा, और मैं वहां गया और मैंने
जो टीचर थे वहाँ, हेडमास्टर या प्रिंसिपल जो भी कह लीजिए हाई स्कूल में, उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी बात है। तो वो अनौपचारिक तौर से मैंने कहा कि 10,000 रुपये मैं साल में देना चाहता हूँ, और 10,000 रुपये मैं देता हूँ। और 9th में जो फर्स्ट आता है लड़का, एक उसको मिलता है, और एक जो 10th में फर्स्ट आता है उसको मिलता है, ताकि वो आगे पढ़ सके। और हर साल आमतौर पर, अब पिछले साल नहीं जा पाया, मैं जम्मू में था और वहां से मैंने पैसे भेज दिए थे उनको, और उन्होंने खुद ही जो है वो अपने आप ही जो है वो किया। अब 5-6 साल हो गए हैं, 2014 के बाद ये हमने शुरू किया था और उसके बाद से लगातार चल रहा है। तो वो मैं पैसे भेज दे रहा हूँ। अब कभी वैसे मैं यहाँ जब तक था तब तक लगातार जो है हम साल में एक बार जाते थे, और एक कार्यक्रम जैसा स्कूल में करते थे, और जिसमें सारे स्कूल के बच्चे भी होते थे, और गांव के आसपास के लोग जो है, ग्राम प्रधान किस्म के जो लोग हैं आसपास के गांव के, वो भी आते थे। तो इसीलिए शुरू किया था कि मतलब मैं तो कोई बहुत पैसे वाला आदमी नहीं हूँ, आप जानते हैं, शिक्षक हैं, और पत्रकारिता में भी पैसा आता है लेकिन चला जाता है उतनी ही तेजी के। तो लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि इस बहाने से शायद और लोग भी, कोई जो पैसे वाले अब बहुत हो गए हैं पहाड़ों में भी, मतलब जो हमारे गांव से निकले हुए लोग हैं वो काफी धनी लोग हो गए। हल्द्वानी में बहुत सारे लोग हैं जिनके अपने काफी बड़े-बड़े अच्छे-अच्छे कारोबार हैं। तो मैंने सोचा कि इसी बहाने से शायद कुछ लोग और आएंगे सामने, और मैं अपने हर बार अपने जो वहाँ मतलब व्याख्यान जैसा देता था, अपने अनुभव शेयर करता था बच्चों के साथ, तो उसमें ये कहता था कि बाकी लोग भी जो है वो आए, ताकि स्कूल जो है, कम से कम गांव के जो सरकारी स्कूल हैं वो बचे रहें। लेकिन दुर्भाग्य से पहली बार जब गया तो लगभग 78 विद्यार्थी वहां थे। वो 6ठी से 10वीं तक के विद्यार्थी वहां पर रहते हैं। 78 विद्यार्थी थे, और दूसरी बार गया तो 64 हो गए, और पिछली बार गया तो वहां 58 बच्चे थे। और मेरे अपने गांव का, क्योंकि 8-10 गांव को मिला करके स्कूल है, मेरे गांव का अब उसमें एक भी विद्यार्थी पिछले साल नहीं था। तो मतलब जो लोग हैं जो थोड़ा भी अफोर्ड कर सकते हैं, वो अपने पास के कस्बे में अंग्रेजी सो कॉल्ड अंग्रेजी स्कूल में भेजना पसंद करते हैं। और बहुत ज्यादा, बहुत बुरा हाल एक तरह से है। वो न तो अंग्रेजी पढ़ा पाते हैं, न हिंदी पढ़ा पाते हैं, और एक तरह से जो है उनका करियर बर्बादी होता है। जो बहुत अच्छे स्कूल है, मतलब हम लोग के जमाने में पिथौरागढ़ जैसे जगह पर कोई अंग्रेजी स्कूल नहीं था। प्राइवेट के नाम पर एक मिशन इंटर कॉलेज था, जिसमें कहते थे कि थोड़ा अंग्रेजी ज्यादा होती है, लेकिन बाकी कोई स्कूल कॉलेज नहीं था। लेकिन आज की तारीख में वो जगह जगह जो है, छोटे छोटे कस्बों में अंग्रेजी माध्यम के, मतलब सो कॉल्ड अंग्रेजी माध्यम के वो स्कूल खुल गए हैं, और उसमें बहुत खराब जो है वो अंग्रेजी और खराब हिंदी पढ़ाई जा रही है। बच्चे बस सिर्फ टाई वाई पहनना सीख जाते हैं, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मैंने कई बार इस बारे में लिखा भी, और ये मैं पिछली बार जब गया था हमारे स्कूल में, तब लोगों ने बताया कि अब अंग्रेजी लागू कर दी गई है पहली से, तो इसमें न तो हम लोग अभ्यस्त हैं अंग्रेजी पढ़ाने के शुरू में, और न बच्चे उसको सीखते हैं। तो इसलिए बड़ा मुश्किल हो रहा है। उन्होंने खुद मतलब शिकायत की, लेकिन दुर्भाग्य से वो लागू हो गया, और अब क्या करें उसमें, मतलब यूपी में भी लागू हो गया। तो सरकारी स्कूलों की हालत जो है बहुत खराब है। तो मेरे गांव में जो सरकारी स्कूल है उसमें 6-7 टीचर हैं, और वो मुझे ठीक ठाक लगे, मतलब वो कमिटेड जैसे लगे। हालांकि गांव में कोई नहीं रहता है, वो पास के कस्बे में ही रहते हैं। वहां से वो जो है पहले मोटरसाइकिल में या जीप में आते हैं, फिर उसके बाद लगभग 2 किलोमीटर पैदल चलते हैं। तो हैं टीचर, मतलब हैं, और वहाँ कोई रिक्ति भी नहीं, मतलब खाली स्थान भी नहीं है। तो ये मुझे अच्छा लगा, लेकिन मुझे हैरानी हुई कि मतलब लोग क्यों नहीं सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को भेजते। पूरे देश के सरकारी स्कूलों की हालत धीरे धीरे सर नीचे जा रही है। ये पूरे देश में ट्रेंड है। अभी हम उम्मीद करेंगे कि आने वाले समय में ये अच्छा हो। और दीक्षा जोशी जी कह रही हैं कि बहुत सराहनीय कार्य किया है आपने, अभिवादन। और रजनीकांत जी कह रहे हैं कि बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है आपके जीवन की। तो मैं अगला जो सवाल आपसे सर वो करना चाह रहा था, वो उसको एक तरह से आपको लगेगा कि यक्ष प्रश्न जैसा कोई सवाल मैंने कर दिया,
आप सर, अब आप खुद को कहाँ पाते हैं? आप अपने आप को जब देखते हैं आईने के आगे, तो आपको कौन दिखता है? एक पत्रकार दिखता है, एक टीचर दिखता है? बड़ा मुश्किल है असल में। जब मैं टीचर होता हूँ तो पत्रकारिता की याद आती है, और जब पत्रकार होता हूँ तो टीचिंग की याद आती है। ये बड़ा मुश्किल है इसका जवाब दे पाना, क्योंकि पत्रकारिता जो है वो जिस तरह की पत्रकारिता के संस्कार हमको मिले थे, जिसमें एक तरह से विचार पत्रकारिता और आदर्श की पत्रकारिता थी। मतलब उन दिनों धर्मयुग जो है बहुत बिकती थी पत्रिका, 4-4 लाख उसका सर्कुलेशन था, और एक-एक साल के विज्ञापन वहाँ पहले से बुक हो जाते थे। लेकिन फिर भी बहुत स्तरीय और बहुत अच्छा उसका स्टैंडर्ड था। बहुत अच्छे आर्टिकल, बहुत अच्छी कहानियाँ, अच्छी कविताएँ, सब चीज़ छपा करता था। और बाकी भी मतलब जो उस समय मैगज़ीन्स या मनोहर कहानियाँ, सत्य कथा की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। लेकिन बाकी जो है एज एवरेज जो है बहुत बढ़िया पत्रकारिता होती थी। तो आज अब चूँकि उस तरह की पत्रकारिता की गुंजाइश बहुत ज़्यादा नहीं रही, इसलिए दुःख होता है। और टीचिंग तो ख़ैर है ही है। टीचिंग मतलब एडमिनिस्ट्रेशन वाला मुझे जो काम दे दिया जाता है, तो मैं बहुत एन्जॉय नहीं करता हूँ उसको। एक तरह से जो कुछ पावर वाली कुर्सियाँ होती हैं, तो पावर को एन्जॉय करने वाले लोग होते हैं, कुछ लोग मतलब उसको बहुत एन्जॉय करते हैं, लेकिन मैं उसको एन्जॉय नहीं करता हूँ। तो एक ज़िम्मेदारी के तौर पर करता हूँ, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं। और बाकी जो है मन मेरा अभी भी विद्यार्थियों के साथ ही लगता है। वाह! दिल्ली बहुत बढ़िया दिल्ली सर। यूनिवर्सिटी से असल में ये सबक मुझे मिला, और पढ़ाने जब से मैं लगा 1994 से, तब से मुझे लगा कि ये जो विद्यार्थी हैं ये मतलब जब कहीं नौकरी लग जाती किसी को, किसी बड़े पद पर पहुंच जाता है, तो बहुत अच्छा लगता है। और वो लोग का आदर करते हैं आज भी। मतलब 1994 का बैच जो मैंने पढ़ा है, उन लोगों से आज भी मेरा संपर्क है। और वो जो है उन लोगों ने अपना फेसबुक में भी एक पेज बना रखा है, और उसमें भी मुझे लगातार याद करते रहते हैं। तो इस तरह से जो है वो संपर्क एक तरह से बना हुआ है उन लोगों से। जी, और ये तो चीज़ ये मुझे बहुत अच्छी लगती थी। और पत्रकारिता में कॉम्पिटिशन होता है, प्रतिस्पर्धा होती है आपस में। जब नौकरी करते हैं एक साथ या कोई आगे बढ़ गया, तो लोग टाँग खींचने की कोशिश ज़्यादा करते हैं, और एक प्रतिस्पर्धा आपस में होती है, कॉम्पिटिशन होता है। और उसमें अब आजकल तो बहुत बुरा हाल हो गया है, इसलिए कि आप दिल्ली में जैसे अखबार में हैं, तो आप हिंदुस्तान में काम कर रहे हैं, तो आप टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप के बिल्डिंग में भी नहीं घुस सकते। ये जब घुसेंगे तो मालूम पड़ जाएगा मैनेजमेंट को, और हो सकता है आपको हटा दिया जाए। तो इस तरह से जो है वो हो गया है, और आपसी संबंध भी जो है पत्रकारों के बहुत अच्छे नहीं रहे। तो लेकिन जो स्टूडेंट और टीचर का रिश्ता है, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं मतलब जम्मू गया तो वहाँ चूँकि विद्यार्थियों को डायरेक्टली पढ़ाने का मौका मिला। हालाँकि वहाँ भी मैं बहुत कम पढ़ाने का मौका मिलता था, क्योंकि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट और डीन मैं वहाँ था, और बहुत ज़्यादा ऑफिशियल वर्क बहुत होता था। तो लेकिन ये है कि मैंने जैसे बच्चों को इंटर्नशिप पर बहुत अच्छे चैनलों में भेजा, अपने बच्चों को, कुछ बच्चों की नौकरी लगवाई। और तो बच्चे बहुत याद करते हैं। उसमें से मतलब कुछ कुछ बच्चे कश्मीरी भी हैं, जैसे कश्मीरी कुछ एक आध लड़की है, कश्मीरी बच्चे हैं, तो उनको भी कुछ अच्छी जगह भेजा, तो वो भी लगातार याद करते हैं। कश्मीरी मतलब मुस्लिम, जिनको जिनको आप एक तरह से हम लोग पृथकतावादी के रूप में जानते हैं, उनके विचार अपनी जगह पर हैं, लेकिन वो बड़ा आदर करते हैं, बड़े बड़े प्यार से बात करते हैं। तो ये जी, स्टूडेंट टीचर का जो रिलेशन है, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक तरह से समझिए कि टीचिंग को बढ़िया मैं मानता हूँ। अच्छा पेशा बढ़िया है सर। बहुत निश्चित रूप से। मैं इसलिए मैंने कहा था कि आपके लिए यक्ष प्रश्न होगा, जवाब देना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि किसी एक को अगर चुनना हो तो आप किसको चुनेंगे? आपने दोनों को बराबर-बराबर वेटेज दिया है। अच्छी बात है, क्योंकि दोनों आपके दिल के करीब हैं। एक से आपने करियर की शुरुआत की और दूसरे से आप करियर का अंत करेंगे। लेकिन पत्रकार आपके नाम के आगे हमेशा लगा रहेगा, क्योंकि आप उसी विभाग के विभागाध्यक्ष हैं। जी। तो जोशी सर, आप कोई और अन्य सवाल करना चाहें? वैसे तो हम सर के साथ बहुत लंबे कई दिन तक बात कर सकते हैं, क्योंकि इनका अभी हमने हिंदी वाला पोर्शन छुआ ही नहीं है। जो हाँ, भाषाओं वाला ज्ञान है सर का, उस पर तो हाँ, हमने बिल्कुल बात ही नहीं की, क्योंकि बात ही नहीं। समय हमारा 1 घंटा निर्धारित था सर, 1 घंटा 55 मिनट होने वाला है और पता नहीं कहाँ को समय गया, हमें पता ही नहीं चला। तो जोशी सर, आप कुछ सवाल पूछना चाहते हो तो आप करिएगा, उसके बाद हम समापन की ओर बढ़ेंगे।
हाँ वो भाषाओं को लेकर थे, लेकिन चलो वो लंबी बात हो जाएगी, वो समय फिर श्रोताओं के लिए भी, दर्शकों के लिए भी, मतलब सबके लिए, सर के लिए भी दिक्कत है। बहुत अच्छा लगा, बहुत ही आभारी हैं आपके, आपकी सरलता में फिर से कहूंगा, और सहृदयता और ज्ञान तो बाप रे बाप, उफ, अरे अनुभव नहीं। बोलते नहीं नहीं नहीं, बहुत बहुत आभार। तो धन्यवाद सर, बहुत बहुत। और प्रोफेसर साहब, आप हमारे शो में आए, हमारा नहीं आपका शो है, टीचर शो है, और देश भर के जो भी टीचर हैं, केजी टू पीजी, सबका ही मंच है, सरकारी शिक्षकों का ही मंच है। क्योंकि अभी आपने थोड़ी देर पहले इस पर चिंता व्यक्त की कि सरकारी शिक्षा जिस तरह से जा रही है नीचे की तरफ, तो वो हर लेवल की शिक्षा के साथ ये हो रहा है। तो उस पर हम चर्चा करते हैं और एक दूसरे के अनुभवों से सीखते सिखाते हैं। उसी कड़ी में 135वां एपिसोड हमने आपके साथ आज जिया, और बहुत 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 खूबसूरत धन्यवाद। रहा, बहुत अच्छा रहा। और रजनीकांत शुक्ला जी कह रहे हैं कि दोबारा आमंत्रित करेंगे। सर जरूर कोशिश रहेगी कभी समय निकाल के फिर से सर को हम इस शो में लेंगे। और बाकी के जो हिंदी और बाकी चीजों के जो अनुभव है, इतने सारे राज्यों में देश के, उन्होंने इतनी सारी भाषाओं के साथ इतने सारे अखबारों में, चैनलों में काम किया, और हमने सर के साथ मिलकर एक फोटोग्राफी वर्कशॉप भी की। मुझे भी सौभाग्य मिला सर, आपने दिल्ली से सीसीआरटी में डायरेक्टर होते हुए अनिल अग्रवाल जी को भेजा था उसमें। बहुत अच्छी सक्सेसफुल वर्कशॉप रही थी वो। तो अभी हम सर दोबारा वापस आ गए, तो उम्मीद करेंगे कि सर और हम मिलके उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में कुछ और नया करें। मैं तो यूनिवर्सिटी के पड़ोस में ही रहता हूँ, बगल में ही रहता हूँ, जी तो बिल्कुल। कुछ और हम नया भविष्य में कोरोना काल खत्म होने के बाद प्लान करेंगे सर के साथ। पुरानी कुछ प्लानिंग थी लेकिन वो हो नहीं पाई क्योंकि सर जम्मू चले गए बीच में, और परिस्थितियां थोड़ा सा बदल गई। तो अब सर के आने के में बहुत खुशी है कि दोबारा से सर लौटे, तो मिल करके कुछ क्रिएटिव राइटिंग पर, कुछ और दूसरी यात्राओं पर, कुछ और चीजों पर काम करेंगे। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों को मैं आपको बताना चाहूंगा कार्यक्रम समाप्त करने से पहले कि कल आज हमारे साथ जो मेहमान थे वो पूरे देश के थे, भले ही वो अभी हल्द्वानी में रह रहे हैं, लेकिन उनका दिल दिल्ली में लगता है। आपने उनके इतनी देर उनसे बातचीत करने के बाद समझा होगा कि सर का दिल अभी भी दिल्ली में ही है। अभी दिल्ली कोई अच्छा ऑफर मिलेगा तो सर दिल्ली चले जाएंगे। लेकिन कल हमारे साथ जो मेहमान है वो उड़ीसा से हैं, और वो उड़ीसा से हैं, उनका नाम है ज्ञान चंद सतपथी। बहुत युवा शिक्षक हैं और उड़ीसा में ई मैगजीन निकालते हैं और बहुत सारे नवाचारी काम कर रहे हैं उड़ीसा में। तो कल हम ज्ञानचंद सतपथी जी से उनका ज्ञान सुनेंगे, उनका ज्ञान बांटेंगे। और आज के लिए हम गोविंद सिंह जी को बहुत बहुत आभार ज्ञापित करते हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि आप सर बहुत और ऊंचे सफलता के सोपान प्राप्त कर रहे हैं, वाइस चांसलर बने, गवर्नर बने, उससे ऊपर राष्ट्रपति बने, उससे ऊपर कोई होता तो वो भी बने। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आज के शो को, सर अगर आपकी अनुमति हो तो कोई और बात आप शेयर करना चाहते हो तो सर प्लीज करिएगा, फिर हम समाप्त करते हैं। नहीं ठीक, कोई बात जी चलिए, ठीक, धन्यवाद। बहुत बोलिए, कोई बात। कल शाम 7 बजे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि। शो है ये सरकार, द टीचर्स शो है ये सरकार। चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार। द टीचर्स शो है ये सरकार, द टीचर्स शो है ये सरकार। यहाँ हर टीचर सरकारी है और ये सबसे असरकारी है, असरकारी है। हमारा शो सब पर भारी है, ये जब से शुरू हुआ जारी है, जारी है, जारी है। द टीचर्स शो है ये सरकार। चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार। द टीचर्स शो है ये सरकार, द टीचर्स
शो है ये सरकार, द टीचर्स शो है ये सरकार, द टीचर्स शो।